इवन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लास्ट लेक्चर। और ये हमारे पास आज हम लोग काफी सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहले एक बार बता दो फटाफट से कि आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, यस, थम्स अप, जो बनाना हो जल्दी करो और स्टार्ट करने वाले हैं। आज 2 अक्टूबर है, अलग पांडे सर का जन्मदिन है, गांधी जयंती भी है और एक खुशी का दिन है, तो आप लोग ज्यादा पढ़ाया जाएगा आज आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करने वाले बेटा जल्दी। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? फटाफट से बता दो भाई, जल्दी बोलो। फास्ट। हाँ जल्दी करो, जल्दी। सही। और प्लान क्या है बेटा? प्लान ये है कि अब आपने भूलना नहीं है, करना क्या है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है आपने, भूलना बिल्कुल नहीं है। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम इसका अरेंज करते हैं टेस्ट। कल थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस है टेस्ट के लिए, मैं वीक डेज में बीच में अरेंज कर दूंगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 45 क्वेश्चन दो और आधे घंटे में मैक्सिमम हो जाएगा। तो कभी इवनिंग में उसको अरेंज कर देंगे टेस्ट को, तो आप दे लेना इसको, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को। ठीक है, मतलब पहले ही बीच में 2-3 दिन के बाद हम इसको अरेंज कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जल्दी बता दो। गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, बहुत सही। वर्कशीट मिल तो गई यार, कल मिली तो है वर्कशीट, फिर लिख रहा है वर्कशीट। कौन है ये? कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। और जैसा कि हमने रूल बनाया था, आपके कान हाथी जैसे, आंख चीते जैसी, एकदम इधर देखने का है ना, बोर्ड की तरफ। बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एक वर्कशीट और दे दूंगा मैं इस चैप्टर की, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, है ना। नहीं मिला? कल की अटैचमेंट के साथ देखो, कल के नोट्स के अटैचमेंट के साथ देखो, मिला होगा, जल्दी चेक कर लेना कल वाले के साथ। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फटाफट से। हाँ चलो स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमने क्या पढ़ा था लेक्चर में अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, क्लियर है? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा था बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का जो प्रिंसिपल होता है, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, वो होता है हमारे पास बल्क फ्लो मास फ्लो। बल्क फ्लो मास फ्लो क्या कहता है? बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि चीजें हमारे पास बल्क की फॉर्म में आगे जाती है। और बल्क की फॉर्म का मतलब होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसा बल्क में जाती है ना। और मूव किस में कर रहा होता है? पानी में। एग्जैक्टली पानी मूव कर रहा होता है, जो चीजों को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेकर जाता है। बल्क फ्लो मास फ्लो प्रिंसिपल है। फोर्स कहां से आएगी? पुश या पुल से। उसके बाद आपको मैंने बोला था फोर्स पुश या पुल से आएगी। बल्क फ्लो, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो क्या है बेटा हमारे पास? बल्क फ्लो, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो मेरे पास प्रिंसिपल है, फोर्स पुश या पुल होगी। और उसके अलावा मेरे पास पाथवे एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट होते हैं। मैंने आपको कल बढ़िया समझाया था कि एपिडर्मिस में मेरे पास दोनों पॉसिबल है, लेकिन कॉर्टेक्स नॉर्मली एपोप्लास्ट होता है और एंडोडर्मिस में मजबूरी है सिंप्लास्ट की, क्योंकि प्लांट ये चाहता है कि क्यों ना मिनरल्स की चेकिंग कर ली जाए कि एपोप्लास्ट उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कौन सा मिनरल ऊपर जाएगा, कितना जाएगा। इस चेकिंग के लिए पानी को मजबूर किया जाता है कि वो क्रॉस करे किसको? सेल की मेम्ब्रेन को। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट के बाद मैं आपको ये बता रहा था कि पानी ऊपर कैसे जाएगा, जिसे हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं। असेंट ऑफ सैप के लिए काफी सारी थ्योरीज थी, उसमें हमने एक वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम लिया था, वो नहीं पढ़ाई थी, आएगी भी नहीं। एक मैंने बोला था रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी ज्यादा छोटे प्लांट में ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन कर सकती है, इसके अलावा काम नहीं करती है। पर रूट प्रेशर के दूसरे इफेक्ट होते हैं, एक होता है गटेशन। गटेशन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में लीफ के मार्जिन से, कई बार स्टेम से भी लॉस हो जाता है, लिक्विड का लॉस होना, उसे गटेशन कहते हैं। गटेशन नॉर्मली तब होता है जब बाहर मेरे पास क्या नाम है, पानी मतलब ह्यूमिडिटी हाई हो, मिट्टी में अच्छा पानी हो और मेरे पास इवेपोरेशन रेट थोड़ा कम हो, ताकि लीफ पे पानी आपको दिखेगा। और आपको मैंने बताया था कि आप गटेश क्या रूट प्रेशर को मेजर भी कर सकते हैं ऐसे कट करके। क्लियर है? रूट प्रेशर लगता कैसे है? जाइलम में मेरे पास पानी इकट्ठा हो जाता है, एक मिनट, क्लियर, जाइलम में हमारे पास पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सर्वेश सर का मैसेज आया, पूछ रहे हैं कहां हो, मैं कह रहा हूं क्लास में। वो कह रहे हैं अलग सर का केक खाने चलना है, मैंने कहा नहीं, अलग सर केक नहीं काट रहे आज। उन्होंने कहा मैं पाठशाला में पढ़ाऊंगा पहले। चलो पढ़ते हैं, ठीक है।
हाँ चलो पढ़ रहे हैं मजाक कर रहा हूं ऐसे। चलो आवाज आ रही है मेरी सब लोग को? हाँ हाँ चलो पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं जल्दी से, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। चलो मैंने क्या बोला बेटा आपको, मैंने ये बोला कि रूट प्रेशर लगता है कैसे, जाइलम में मेरे पास मिनरल्स इकट्ठे होते हैं, फिर उसमें ऐसे पानी आ जाता है और उसके ऊपर एक से पुश लगता है, उसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। ये चीज मैंने डिस्कस कर ली थी। अब रूट प्रेशर हमने डिस्कस कर लिया था और उसके मैंने इफेक्ट बताए थे, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम और गटेशन। गटेशन एक स्पेशल पोर से होता है, उस छेद का नाम होता है हाइडाथोर्स, और स्टोमेटा वो पोर है जहां से ट्रांसपिरेशन होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल बताएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल एक मेन फोर्स है जो पानी को ऊपर चढ़ाती है। तो कौन सी थ्योरी जो एक्सप्लेन कर पाई पानी के ट्रांसपोर्ट को, वो कौन सी है? कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। उस थ्योरी को देखते हुए पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर है? चले आगे। ठीक है यार, ये मतलब हाँ छुट्टी है, मैं ही पढ़ा रहा हूं बेटा, आज पूरा पीडब्ल्यू में छुट्टी है, मैं अकेला लगा हुआ हूं, है ना। मैंने कहा था एकदम यकीन बैच वालों को सारी छुट्टियों को पढ़ाऊंगा, दिवाली होली दशहरा ईद सब में पढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए, है ना, उनको नहीं छोड़ना। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। वर्कशीट है तो लास्ट, उसमें कैसी बात कर, कौन है ये? लास्ट क्लास के उसमें देखना, अटैचमेंट में सुबह देखिए मैंने, अटैचमेंट में मैंने तुम्हारे मैसेज देखे थे, इसके बाद से बोला था। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फोकस करना आज बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है बेटा। हमने आपको लास्ट क्लास में यह बताया था कि भाई थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मेरे पास 3 थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली थ्योरी मेरे पास वाइटल फोर्स थ्योरी है, दूसरी थ्योरी रूट प्रेशर थ्योरी है, और तीसरी थ्योरी का नाम है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, है ना, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। क्लियर? ये थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद हमने अब इसके बारे में जानना है। देखो अब मेरी बात सुनो, रूट प्रेशर थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई? क्योंकि रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? वैल्यू कम होती है। रूट प्रेशर एक बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं है, तो पानी को ज्यादा हाइट तक नहीं चढ़ा सकती। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करा भी रही होगी तो सिर्फ छोटे प्लांट्स में कराएगी, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। सिर्फ छोटे प्लांट्स में ये थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट कराता है। कौन? रूट प्रेशर कराता है। इतनी बात समझ में आ गई? छोटे प्लांट्स में वो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट कराता है, ये हो गई बात। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें क्या है बेटा, आप समझना ध्यान से, हमें क्या है, एक अलग तरह की फोर्स चाहिए जो पानी को ट्रांसपोर्ट करा सके लगभग काफी ऊंचाई पर। मैं आपको ये कहता हूं कि टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? अगर आप जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो सिकोइया, और अगर आप एंजियोस्पर्म में जाओगे तो मेरे पास कुछ हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग ये कहेंगे कि जैसे सिकोइया हमारे पास जिम्नोस्पर्म में हो गया, यूकेलिप्टस के कुछ प्लांट काफी टॉल होते हैं तो 100 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे टॉल प्लांट में पानी पहुंचाना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये स्ट्रांग फोर्स कहां से आएगी उसे मुझे देखना है। तो मैंने आपको यहां पर यह देखना है कि कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये बता रही है कि मुझे स्ट्रांग फोर्स चाहिए मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। पहली बात तो ये समझो, तो इस थ्योरी के 2 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि मुझे स्ट्रांग पुल चाहिए, मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग पुल चाहिए, खिंचाव चाहिए। दूसरा मुझे यह भी समझना है कि जब मैं पानी को खींचूंगा, मान लो ये पानी का कॉलम है, ये पानी है, पानी की इस लेयर को पूरे इसको वाटर कॉलम कहते हैं। तो जब मैं यहां से इसको ऊपर खींचूंगा तो ये कॉलम टूटे नहीं। मुझे इन 2 बातों पे डिस्कस करना है। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि इस थ्योरी के 2 मेन पॉइंट हैं। पहला स्ट्रांग पुल, पानी को कैसे खींचा जाएगा, और दूसरा मेरे पास है कि पानी का कॉलम टूटना नहीं चाहिए। जब मैं खींच रहा हूं तो पानी का कॉलम ना टूटे, ये मुझे करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? बता दो जल्दी से। अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? देखो अब मैं जानने जा रहा हूं कि कैसे स्ट्रांग पुल लगता है। अब यहां से आज के टॉपिक मूव करेंगे। बता दो जल्दी से, आवाज ठीक आ रही है आपको? क्लियर?
जल्दी बताओ बेटा। हाँ, तुम्हें भी केक मिलेगा, है ना, डॉक्टर बन जाओ, है ना, उसके बाद एक जगह बुलाया जाएगा तुम्हें और केक खिलाया जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर, चले आगे। ठीक है, डिक्सन जॉली साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, सही। और ये जो तुम मतलब बेटा मतलब कोई भी वीडियो आ जाती है यूट्यूब पे, उसके व्यूज बढ़ा देते हो, अपनी क्लास के व्यूज बढ़ाओ, है ना, जो पढ़ाया जा रहा है उनके व्यूज बढ़ाओ, और साथ के साथ अपनी कॉपी में नजरें रखो ज्यादा पढ़ने को लेके, है ना, ठीक है। कुछ भी देख लेते हो तुम लोग, कोई कोई वो नहीं पड़ता, डांटना हो, डांटने वाली बात है तुम्हारी, ठीक है। चलो चले आगे। हाँ, चल रहे हैं। चले, चलो भाई, ठीक है, स्टार्ट कर लेने, आगे जा रहे हैं लेक्चर, आप ध्यान से सुने। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं आप लोग। हाँ, देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपसे आगे की, इसको समझेंगे आप। ठीक है, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, देखो, हाँ फोकस करो। देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग पुल कैसे आएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पुल कौन सा है, इसका नाम ट्रांसपिरेशन पुल है। ये कैसे लगने वाला है जरा समझना ध्यान से, आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर ये मेरे पास स्टेम है बेटा, आपको पता है ये स्टेम है, ये मेरे पास लीफ है, ये मेरे पास क्या है बेटा, लीफ है। आप समझो ध्यान से, दिस इज लीफ, ये मेरे पास स्टेम है और ये मेरे पास लीफ है। अब मैं यहां से पानी को ऊपर ले जा रहा हूं, यहां से मैं पानी को ऊपर ले जा रहा हूं, ऐसे यहां से पानी को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, क्लियर है, यहां से पानी को आपको मैं क्लियर ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे क्लियर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। तो मेरे पास ये पानी है, मैं इस पानी को ऐसे ऊपर ले जा रहा हूं, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। देखो, आपके पास ये पानी है, सारा ये पानी है ना। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ट्रांसपिरेशन पुल कैसे लगेगा, बहुत ध्यान से समझना, ट्रांसपिरेशन पुल कैसे लगने वाला है। देखो, ये लीफ है और इसमें जाइलम में पानी है, दिस इज जाइलम, इस जाइलम में पानी है मेरे पास। अब मैं आपको बताता हूं कि लीफ में जो सेल्स होते हैं, पानी उस पर एक लेयर जैसी बना लेता है। देखो, जो लीफ के अंदर सेल्स हैं, पानी उसके आसपास ऐसे लेयर की फॉर्म में होता है, ऐसे इस तरीके से लेयर बना लेता। अपनी एनसीईआरटी में चेक करना, एक डायग्राम दे रखा है, ऐसे इस तरीके से पानी एक लेयर बना लेता है। आप समझो ध्यान से, मेरे पास जो पानी है ये जाइलम में है और यही पानी यार इन सेल्स के बाहर एक लेयर बना लेता है, मतलब उस सेल के बाहर प्रेजेंट है। इसमें से कुछ पानी मेरे पास गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही पानी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस की फॉर्म में। आज आपको यह बात समझनी है कि ट्रांसपिरेशन पुल लगता कैसे है। आपको यह समझ में आना चाहिए, जाइलम के पाइप में पानी है ऐसे, और ये सेल्स के बाहर इस तरीके से लग जाता है पानी पूरा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार यह समझते हैं कि जो पानी है वो गैस की फॉर्म में लीफ के सरफेस पे कन्वर्ट होता है। नहीं, पानी गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबस्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। सबस्टोमेटल कैविटी, सबस्टोमेटल कैविटी का मतलब हो गया कि स्टोमेटा के अंदर की ये जगह, स्टोमेटा के अंदर की जगह पानी यहां गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझो ध्यान से, सबसे पहले ये देखो कि जाइलम में ये पानी है ऐसे, और इसने लीफ के सेल्स के ऊपर ऐसे लेयर बना ली, और ये पानी गैस की फॉर्म में, समझो इस बात को, ये पानी गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा गैस की फॉर्म में, ठीक है। और यहां कन्वर्ट हो गया पानी, यहां पर कन्वर्ट हो गया, तो पानी गैस की फॉर्म में यहां कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है यह समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना ध्यान से। मुझे क्या करना है, इस पानी को मतलब बाहर लेकर आना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। देखो, मुझे ट्रांसपिरेशन पुल बनाना है। सबसे पहली बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि ट्रांसपिरेशन पुल बनता कैसे है। मैंने आपको समझाया कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करने वाली है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। सबसे पहले समझो पुल लगेगा कैसे। तो मैंने ये बताया आपको कि जाइलम में पानी का पूरा एक लेयर ऐसे बना हुआ है,
ये सेल्स के बाहर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। पानी गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। और आपको एक चीज और बता रहे हैं बेटा, अब समझो ध्यान से। मेरे पास यहां पर पानी के वेपर बाहर भी होते हैं, तो सीक्वेंस पकड़ना जरा। जब हवा चलती है तो पानी हटता है ऐसे, तो सबसे पहले ये समझो कि हल्की सी हवा चली, पानी हटा, इस पानी ने इसकी जगह ले ली, जो अंदर का पानी है वो बाहर आ गया, और ये जो लिक्विड की फॉर्म में पानी है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप देख पा रहे हो, ये जो वेपर यहां है पहले से वो हटा, इस वेपर ने इसकी जगह ली, तो ये जो लिक्विड है ना ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, और इसके वेपर में कन्वर्ट होते ही ये जो पानी की पूरी लेयर है इस पे खिंचाव बनने लगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पानी गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं मुझे खिंचाव बनाना है, वैक्यूम बनाना है, वैक्यूम हमेशा क्लोज सरफेस पे बनता है, तो लीफ एक क्लोज सरफेस का काम करती है, और उसको क्लोज सरफेस बनाने का रोल किसका होता है? क्यूटिकल का। इसीलिए लीफ के सरफेस पे क्यूटिकल लगाते हैं। क्यूटिकल क्या करता है? क्यूटिकल क्या करता है बेटा? क्यूटिकल पानी को, जो गैस की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में जो पानी है उसको बाहर आसानी से जाने नहीं देता, वो रोकने की कोशिश करता। थोड़ा बहुत चला जाता है पर रोकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी गैस की फॉर्म में अंदर है और वो अगर स्टोमेटा से जाएगा तो इस पानी की लेयर पर देखो आपने पढ़ा है ना, ग्लास में अगर पानी और वेपर फेज और लिक्विड फेज में एक इक्विलिब्रियम होता है, तो अगर आप वेपर फेज को हटाओ तो लिक्विड फेज वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। सेम चीज, इस पानी को हटाऊंगा ये बाहर आएगा और ये लिक्विड गैस की फॉर्म में आएगा। इसकी वजह से ये पानी में कमी होगी यहां पर, और इस कॉलम पर खिंचाव बनने लगेगा, और ये प्रोसेस प्लांट की सारी लीफ में चल रहा है। तो उससे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होगी जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहेंगे। तो ट्रांसपिरेशन पुल कैसे जनरेट हुआ समझ में आया? मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं देखो जरा ध्यान से। मैं यहां पर ये लिख रहा हूं बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग पुल कैसे जनरेट हुआ। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि वाटर जो है, आप समझो इस चीज को बेटा, मैंने ये लिखा यहां पर कि वाटर जो है, वाटर मेरे पास, वाटर इन गैस फॉर्म, वाटर मेरे पास किसमें? एक सेकेंड देना बेटा, एक सेकेंड देना। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया कि कैसे फोर्स लगाते हैं? एक कह रहा लैग नहीं है, जल्दी बोल बेटा। या डीपीपी नंबर 6 वर्कशीट लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, राइट रॉन्ग के। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आपको, वर्कशीट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होके वर्कशीट कहलाती है वो। ठीक है, रिपीट वाले कर जाएंगे। मैंने क्या पढ़ाया? नॉट क्लियर, क्यों क्लियर नहीं है? तेरे को मैंने क्या समझाया बेटा? मैंने बताया बेटा कैसे करेंगे। मैंने कहा आपको अगर एक पुल खिंचाव बनाना है तो मैंने क्या समझाया? पानी गैस की फॉर्म में, लिक्विड से गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाहर मेरे पास गैस की फॉर्म होती, गैस वेपर होता ही है। जब ये वेपर हटेगा तो ये पानी इसकी जगह लेगा और ये लिक्विड से गैस की फॉर्म में आएगा, तो इस पूरे लिक्विड में पानी की कमी हुई तो ये खिंचाव बनाने लगेगा इस पर। ये पढ़ाया मैंने, आपने पढ़ा नहीं है बेटा? ये आपने क्या ये नहीं पढ़ा कि अगर मुझे क्लोज सरफेस नहीं होगा तो मैं वैक्यूम खिंचाव नहीं बना सकता, और खिंचाव बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है? क्यूटिकल चाहिए। क्यूटिकल क्या करती है? पानी को गैस की फॉर्म में कहीं और से लॉस नहीं होने देती कि वो स्टोमेटा से ही लॉस हो। ठीक है, क्लियर? क्यूटिकल बेटा बता दिया आपको मैंने, अब बता दिया, रिपीट कर दिया। तो देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको, मैं ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं ये पढ़ा रहा हूं कि जो मेरे पास क्या, देख लो इसको, आप समझ में आने लगेगा आपको। वाटर जो है, वाटर इन गैस फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इनसाइड लीफ, कन्वर्ट इनसाइड लीफ, इनसाइड लीफ कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है बेटा? आउटसाइड लीफ वाटर वेपर है, H2OG है। अब क्या करोगे? आउटसाइड लीफ पानी गैस की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। मैंने लिखा वाटर इन गैस फॉर्म कन्वर्ट इनसाइड लीफ, आउटसाइड लीफ वाटर गैस की फॉर्म में है। वाटर किसमें? गैस की फॉर्म में। अब मैंने क्या किया? पानी गैस की फॉर्म में, तो मैंने लिखा वंस वाटर जो गैस की फॉर्म में है आउटसाइड
मूव करेगा उससे क्या होगा, उससे लिखेंगे कि मूव करेगा तो उससे क्या होगा, वाटर फ्रॉम लीफ इन गैस फॉर्म लॉस्ट फ्रॉम स्टोमेटा, वो स्टोमेटा से निकल आएगा। अब बताओ क्या होगा, अगर पानी स्टोमेटा से निकल आएगा तो क्या करोगे, बताओ जल्दी से। उससे क्या होगा बेटा, जो वाटर अराउंड सेल है, वाटर अराउंड सेल्स जो है, इट फील, वो क्या फील करेगा, इट फील, वो क्या फील करेगा बेटा, इट फील सम डेफिशिएंसी, पानी की कमी, और उससे पुल जनरेट होने लगेगा। क्या जनरेट होने लगेगा, पुल जनरेट होगा। आप समझो इस चीज को बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये पानी लिक्विड की फॉर्म में है, यहां गैस है, यहां गैस है, इसको हटाओ, ये इसकी जगह लेगा, ये लिक्विड गैस में आएगा, और जब यहां पानी कम होगा तो खिंचाव बनेगा। क्लियर हो गई बात, जल्दी बता दो। आशीष जी कह रहे हैं सर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाई है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, और जिसको नहीं पता ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम होना चाहिए, यहां पर नहीं है अभी। आप एक बार एनसीईआरटी खोलो और इस डायग्राम को देखो जो मैं बताने वाला हूं आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब स्टोमेटल कैविटी में पानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अपनी एनसीईआरटी चेक कर, मिल जाएगा तेरे को, एनसीईआरटी चेक कर, जहां पर कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन लिखा हुआ है डार्क कलर का, वहां मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं बेटा, हाँ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रहे। एनसीईआरटी कहती है ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनता है, मैंने बता दिया आपको। चलो बेटा फोकस करो, मैंने आपको क्या सिखाया, देखो मैंने आपको सिखाया कि स्ट्रॉन्ग पुल कैसे बनता है, मैंने आपको सिखाया स्ट्रॉन्ग पुल कैसे बनता है। अब मैं आपको यह सिखाने वाला हूं वाटर कॉलम ब्रेक नहीं करेगा या करेगा, यह सिखाने वाला हूं, ठीक है। वाटर कॉलम ब्रेक नहीं करेगा, मैं ये सिखाने वाला हूं, ठीक है, मैं ये सिखाने वाला हूं कि वाटर कॉलम ब्रेक करेगा कि नहीं। क्लियर, ये मैंने खींच दिया यहां पर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग पुल है, तो पुल कैसे बना ये बता दिया आपको। पुल कैसे बना ये समझ में आ गया सबको। एक कह रहा है कहां है सर जी, बेटा तुम्हारे को अगर मैं एनसीईआरटी देके नीट के पेपर में भी भेज दूं तो भी तुमसे कुछ नहीं होने का। ले बेटा, मेरे पास रूम में रहती है एनसीईआरटी, हम तो एनसीईआरटी लेके ही रहते हैं हमेशा। देखो ये देख भाई, ये पेज दिख रहा है तेरे को, देख ले एनसीईआरटी का ये पेज, ये वाला, ये डायग्राम देख रहा है, ध्यान से देख इसको। और इस डायग्राम पे देख, एक सेल्स के आसपास ब्लू कलर की लेयर बनाई हुई है, इसके ऊपर यहां लिखा होगा, देख ले, ठीक है। हाँ क्यूटिकल, भाई क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल वैक्स की लेयर होती है बेटा। मेरे पास तो हम लोग एनसीईआरटी रखते हैं अपने पास, हमेशा पढ़ाते हैं उसे और पढ़ते भी रहते हैं उसे, ऐसा नहीं है। क्यूटिकल ये वैक्स की लेयर होती है बेटा, इसमें से पानी नहीं जा सकता, क्यूटिकल वैक्स की लेयर है, ठीक है। वहां देख क्या लिखा हुआ है, मेरे को पेज खोजने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को तो पता है कहां लिख रहा है। वहां पे लिखा होगा ऊपर की लाइनों में कि वाटर वेपर की फॉर्म में सब स्टोमेटल कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उस डायग्राम में देख, उस सेल्स के बाहर नीला नीला कुछ बना हुआ पानी है वो, ठीक है, सही। चले, हाँ आ जाओ, चलो जल्दी से यार, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो मैंने क्या क्या बता दिया, देख लो भाई, ये देखो ये होता है एग्जैक्टली। देखो डाइकॉट लीफ आपको पता है ऐसी दिखती है, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। ये डाइकॉट लीफ होती है, डाइकॉट लीफ में ये बड़ी सी वीन होती है, मिड वीन कहते हैं इसे, और ये छोटी छोटी वीन्स होती हैं, और ये मेरे पास स्मॉल वीन है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं ये समझो ध्यान से बेटा, ये मेरे पास स्मॉल वीन है, तो ये मेरे पास स्मॉल वीन है, ये बड़ी वीन है। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप डाइकॉट लीफ लेते हो, इसको ऐसे कट करके इसका ऐसा सेक्शन देखते हो, तो ऊपर मेरे पास स्टोमेटा नहीं होते, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं। ऊपर वाली जो लीफ होती है उसे पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं, नहीं पढ़ना आपने। मैं सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि डाइकॉट लीफ के जो लोअर सरफेस के पास में सेल्स होते हैं उनमें गैप होता है। गैप इसलिए होता है कि पानी वहां गैस की फॉर्म में होता है, इसलिए गैप होता है। समझ आ रहा है गैप क्यों होता है? ताकि पानी वहां किसकी फॉर्म में रहे? गैस की फॉर्म में। क्लियर हुआ? ठीक है, वीन बेटा इसे कहते हैं वीन। देख, ये बड़ी वाली जो मोटी सी लेयर होती है इसको मिड वीन कहते हैं, बाकी ये नॉर्मल वाली वीन है ना, ये सारी हैं। अब तू लीफ को ऐसे कट करेगा ना, लीफ को ऐसे काट और ऊपर की लेयर देख और नीचे की लेयर देख, तो ऊपर मेरे पास पास होते हैं सेल, ठीक है, उनपे लाइट पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नीचे वाले सेल्स में काफी जगह होती है ताकि पानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और वहां जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वहां ये जो सेल्स हैं मेरे पास, इन सेल्स पे पानी की ऐसे लेयर होती है और ये गैस की फॉर्म में होता है और पानी वेपर बाहर भी होता है। आपको पता है कि जब बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा, ये पानी हटेगा नहीं, तो फिर ट्रांसपिरेशन लो होती है। देखो ऐसे होगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये पता है क्या हुआ है? ये इसने ऑटो करेक्ट कर दिया है। ओहो, गलत बात है। चलो अबाउट डाइकॉट लीफ कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ऑटो करेक्ट में वो कर देता है। ठीक है, ये अंग्रेजी कंपनियां बनाती है ना ये पैनल वगैरह, उन्होंने किया होगा। चलो आ जाओ इधर। देखो हमने क्या पढ़ाना था बेटा, थोड़ा सा फोकस करो तो मैं आपको पढ़ा दूं पूरा सारा। देखो हमने क्या पढ़ाया आपको अभी तक? हमने पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे बनेगी, हमने कहा ट्रांसपिरेशन पुल कैसे बनता है, पानी लिक्विड की फॉर्म में लॉस होता है, गैस की फॉर्म में होता है लीफ के अंदर, जब वो बाहर जाता है तो सरफेस जो अंदर की लेयर है पानी की उस पर खिंचाव बनने लगता है, उसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ऐसा खिंचाव सारी लीफ में बन रहा है, ये हमने समझ लिया। अब आ जाओ पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें ध्यान से, अब हम आ गए कि पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाई वाटर कॉलम नॉट ब्रेक, पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, आप समझो ध्यान से। पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, तो मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं कि कॉलम क्यों नहीं टूट रहा पानी का। ध्यान से समझना, पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, ध्यान से देखना। मेरे पास ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या बताने जा रहा हूं। पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। पानी का कॉलम क्यों नहीं टूट रहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो ध्यान से, व्हाट इज वाटर कॉलम, पहले तो समझो वाटर कॉलम क्या है। पानी के ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहे, मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए, इसे वाटर कॉलम कह रहे हैं। तो वाटर कॉलम क्यों नहीं टूटता, उसकी हम 3 फोर्स की बात करते हैं। 3 फोर्स होती हैं जो मेरे पास 3 फोर्स गिव स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम। क्या देती हैं? स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम। व्हाट इज वाटर कॉलम, मैं आपको अगर ध्यान से बताऊं, ध्यान से सुनो बेटा। ट्रांसपिरेशन में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपिरेशन पुल में इसको ऊपर खींच रहे हो, तो ये भी तो साथ में खींच के जा रहा है, तो ये आपस में क्यों नहीं अलग हो रहे, ये दोनों आपस में अलग क्यों नहीं हो रहे, इसे कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम कैसे है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम क्यों हो रहा है। इसके लिए 3 फोर्स हैं, इनमें से एक फोर्स इस साल क्वेश्चन में आई थी। एक होती है मेरे पास कोहेशन, कोहेशन होता है मेरे पास आपस में। तो कोहेशन क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। कोहेशन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। दूसरी फोर्स है मेरे पास अडहेशन। अब अडहेशन सुनो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या बताया। देखो मैं कह रहा हूं कि ये पानी का ये मॉलिक्यूल और पानी का ये मॉलिक्यूल, इसमें और इसमें जो फोर्स है उसे कोहेशन कह दिया। अब ये मेरे पास मान लो जाइलम का वेसल है, जाइलम का मान लो वेसल है, तो वेसल में लिग्निन होता है, लिग्निन थोड़ा सा पानी अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको ये समझना है अडहेशन क्या होता है। ये पानी है, ध्यान से सुने बेटा, ये इनकी पोलर वॉल है। पोलर मतलब पोलर सरफेस है, सरफेस मतलब पोलर सरफेस वो होता है जो अट्रैक्ट कर सकता है पानी को। तो अडहेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल एंड पोलर सरफेस ऑफ वेसल्स, पोलर सरफेस ऑफ वेसल्स के पोलर सरफेस के बीच के अट्रैक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं? अडहेशन बोल रहा हूं।
उसको मैं क्या बोल रहा हूं, अडेशन बोल रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से बेटा। कोहेशन होता है पानी पानी के मॉलिक्यूल का। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया था पानी ऊपर चढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। उस थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। स्ट्रॉन्ग पुल कैसे बनाएंगे, तो आपको नहीं समझा स्ट्रॉन्ग पुल कैसे बनाएंगे। हमने कहा भाई स्ट्रॉन्ग पुल बनाने का तरीका है कि पानी गैस की फॉर्म में लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाए और जैसे वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम, वैसा ही एक पुल बना लेंगे। ठीक है, होगी बात समझ। अब मैंने कहा कि पानी जब आप पुल बना रहे हो तो आप यहां से पानी को खींच रहे हो, तो ये बीच में से अलग क्यों नहीं हो रहे पानी के मॉलिक्यूल। तो उसके लिए मुझे 3 फोर्स चाहिए। पहली फोर्स है कोहेशन, पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। दूसरी फोर्स है अडहेशन। अडहेशन क्या होती है, पानी का मॉलिक्यूल और जो वेसल्स होती है ना, ट्रैकीड्स और वेसल्स जो जाइलम में होती हैं, उनकी दीवारों पर पानी का अट्रैक्शन, ऐसे पानी के मॉलिक्यूल का उनकी दीवारों पे अट्रैक्शन, ताकि ऐसे लग कर ऊपर जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अडहेशन बोलते हैं। ठीक है, वेसल और ट्रैकीड। तीसरी फोर्स है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, थोड़ा सा समझो, केमिस्ट्री का टॉपिक है पर कोशिश करते हैं, देखें, या फिजिक्स का टॉपिक। आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो पानी का मॉलिक्यूल यहां है, ये यहां अट्रैक्शन फील कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है। लेकिन जो सरफेस पर है वो सिर्फ अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है ना। जो ये सरफेस पर है, देखो, इसको इस साइड से कोई अट्रैक्शन नहीं है, अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फील करेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो भी पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं वो अंदर की तरफ इनसाइड एक अट्रैक्शन फील करते हैं, जिससे पानी के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है लिक्विड फेज में ज्यादा होती है गैसियस फेज से। तो सरफेस टेंशन क्या है बेटा, सरफेस टेंशन है अट्रैक्शन। हम लिखेंगे बेटा इस बात को कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस मतलब लगेगी इनवर्ड फोर्स, अंदर की तरफ एक फोर्स फील करते हैं। और इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक अंदर की तरफ क्या करते हैं, फोर्स मतलब फील करते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं एग्जैक्टली बता देता हूं इसमें क्या होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एक फोर्स फील करते हैं, उसे मैंने क्या बोला, उसे मैंने सरफेस टेंशन बोला। गैसियस लिक्विड फेज में ज्यादा होती है सरफेस टेंशन, लिक्विड फेज में ज्यादा होती है सरफेस टेंशन, मोर सरफेस टेंशन, है ना। मॉलिक्यूल्स ज्यादा चिपके हुए होते हैं इसलिए ज्यादा सरफेस टेंशन होती है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कॉलम क्यों नहीं टूटेगा। कॉलम क्यों नहीं टूटेगा, कोहेशन, अडेशन और सरफेस टेंशन। एनसीईआरटी लिखती है ये तीनों फोर्स मिलके 2 प्रॉपर्टी देती हैं पानी को। पहली, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब खींचने पे पानी का मॉलिक्यूल ना टूटे। दूसरी प्रॉपर्टी देती है, पहली होगी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन पता है आपने, कभी कोई ट्यूब ऐसे पानी में डालो, खोखली ट्यूब होनी चाहिए, उसमें पानी कुछ स्तर तक, कुछ लेवल तक अपने आप चढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पानी मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, दीज 3 फोर्सेस, ये एनसीईआरटी में है भाई, दीज 3 फोर्सेस गिव कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन। कैपिलरी एक्शन देगा और सरफेस टेंशन देगा। समझो इस चीज को, कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन देगा। तो एक हो गई कोहेशन, क्या सरफेस टेंशन लिख दिया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखना था ना बेटा, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। हमने पढ़ा है कि कैसे पानी ऊपर जाएगा। तो एनसीईआरटी ने बोला कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि पानी को खींचा जाता है, और किस स्पीड से खींचा जाता है, 15 मीटर पर घंटे की रफ्तार से ऊपर खींचा जाता है। उस खींचने के लिए मुझे ट्रांसपिरेशन पुल चाहिए। और पानी का कॉलम क्या होता है, पानी की लेयर कैसे नहीं टूटेगी, कोहेशन, अडेशन, सरफेस टेंशन, उससे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जब पानी को डालते हो तो कुछ ऊंचाई पे अपने आप चढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। क्लियर है यहां तक। टेंसाइल बेटा, टेंसाइल का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ, मतलब टूटेगी नहीं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब आसानी से ना टूटना, ठीक है।
बेटा अब मैं हर साल ये पढ़ाता हूं, क्वेश्चन टेंशन, अब आया क्वेश्चन तो आया है भाई, है ना, ठीक है, क्लियर है, हाँ सही, हाँ ठीक है यार, दे दूंगा हैंड रिटन नोट्स भाई, मैं कल था नहीं, कल मेरे को बनाने थे, कल कहीं चला गया, मैं नहीं बना पाया, मैंने नए लिखने हैं, पुराने वाले तो हैं, मैं दे देता हूं पुराने वाले, आप देख लो, मैं एक नए लिख रहा हूं आपके लिए। असल में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा और दे दे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, दे देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे, मैं पुराने वाले आज भेज देता हूं आपको, और नए वाले जैसे रेडी हो जाएंगे फिर आपको वो भी दे दूंगा मैं, ठीक है, यही कर सकते हैं अभी तो फिलहाल, है ना, ठीक है, हाँ। अडेशन बेटा लिख रहा है तो अडेशन नहीं समझ पाता, अडेस देखो कोएशन होता है एक जैसी चीजों के बीच का अट्रैक्शन, अडेशन होता है पानी और किसी सतह के बीच में, सरफेस के बीच का अट्रैक्शन, उसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर। कैपिलरी एक्शन भाई, एक काम कर, एक पाइप ले, खाली स्ट्रॉ होती है ना जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसको कहीं गिलास व्लास में डाल दे, पानी ऊपर चढ़ता है, तो पानी अगर पानी के मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट, जो भी जिन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है, तो ठीक है, हाँ चलो आगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ बता तो रहा हूं यार, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पानी का मॉलिक्यूल ना टूटे, क्लियर है, हाँ रिपीट वाले घर चले जाओ, 2 बार 3 बार बता दिया, अब क्या पूरा दिन एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, बता भाई कैसे होगा ऐसे फिर, क्लियर। सरफेस टेंशन पानी के मॉलिक्यूल, मैं बता तो रहा हूं आपको, ये पानी का मॉलिक्यूल है, इसमें चारों तरफ से अट्रैक्शन है, इस वाले में, लेकिन इस वाले में इधर से अट्रैक्शन है, इधर से, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, लिक्विड में ज्यादा होता है सरफेस टेंशन और एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक, हाँ आगे चलो भाई, आगे चलो, बढ़िया समझा दिए, आ जाओ। मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये जाइलम का पाइप है, इस जाइलम के पाइप में लीफ की वजह से, ये लीफ की वजह से खिंचाव पुल लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पुल लग रहा है पानी पर, खिंचाव लग रहा है, पानी को कैसे चढ़ा रहे हैं, एक पुल के थ्रू चढ़ा रहे, पुल लग रहा है, तो जब मैं पुल लगाता हूं, आपको पता है ना, जब मैं ऐसे पुल लगाऊं, खिंचाव लगाऊं, तो क्या होगा, अगर कोई पाइप वीक है, ये वेसल का पाइप वीक होता, तो ये जो वेसल है ये अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं कर जाता, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं पानी को ऐसे ऊपर खिंचाव लगा रहा हूं तो ये वेसल्स की दीवारें अंदर बैठ जानी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वेसल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कैस वाई वॉल्स ऑफ वेसल नॉट कोलैप्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पुल, वेसल्स मेरे पास लिग्निफाइड होती हैं, क्या होती है, लिग्निफाइड, लिग्निन क्या देता है, लिग्निन देता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लिग्निन क्या देता है, लिग्निन एक केमिकल होता है, तो इनकी दीवारों में एक केमिकल लगा रहता है जिसका नाम लिग्निन होता है, जो इन्हें हार्ड बना देता है, इस वजह से ये दीवारें अंदर नहीं बैठती, नहीं तो अगर आप ध्यान से देखो किसी पाइप में खींच ला, ऐसे खींचोगे, मतलब एक तरीके का वैक्यूम बनाओगे तो दीवारें अंदर बैठ जाएंगी, वैसा नहीं होगा, तो वेसल और ट्रैकिड की दीवारें अंदर क्यों नहीं बैठती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, लिग्निफाइड होता है, और लिग्निन क्या देता है, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसा कि आपके ट्रैकिया वगैरह में होता है ना, वो अंदर नहीं बैठती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, क्लियर हो गई बात, बताओ, अरे क्लियर है, आप सोचो जरा, मैं इतनी फोर्स से पानी खींच रहा हूं कि 130 मीटर की हाइट तक पानी अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो कितना स्ट्रॉन्ग पुल होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, इतने स्ट्रॉन्ग पुल को, फॉर सच स्ट्रॉन्ग पुल, इतने स्ट्रॉन्ग पुल को कैसे और मतलब स्ट्रॉन्ग, फॉर सच स्ट्रॉन्ग पुल हाउ वॉल्स कैन बी मेंटेन, ठीक है, वॉल्स को हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्लियर हो गई बात, वॉल्स को हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्लियर है ये चीज, तो हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो आपको बताया, तो ये आपके सामने है,
सही है? नहीं तो ये क्या होगा बेटा, ये भाई वैक्यूम लग रहा है, वैक्यूम ऐसे खींच रहे हैं, दीवारें अंदर बैठ जाती, उसके लिए लिग्निन होता है। चले आगे। हाँ ये समझो, सोचो लिग्निन नहीं होगा, जैसे समझो लिग्निन क्या करते हैं, 130 मीटर की हाइट पे पानी चढ़ाना है, वहां कितना ही खिंचाव बनाओ कि पानी ऊपर जा रहा है उससे, है ना, मस्त एकदम बढ़िया चीज है ये तो। आगे आ जाओ भाई। अब हम यहां से एक अलग टॉपिक पे मूव करेंगे। हमने कहा था पानी चढ़ाने के लिए 3 चीजों की बात करेंगे। अगर आपको मेरी बातें याद आ रही हैं, पुरानी बातें याद आती हैं अक्सर मास्टर की, आनी भी चाहिए, है ना। देखो असेंट ऑफ सैप के लिए वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी, फेल हो गई। हमने बताया था और क्या बेटा, रूट प्रेशर थ्योरी बताई थी, समराइज कर रहा हूं, रूट प्रेशर थ्योरी बताई थी, और क्या बताया था, रूट प्रेशर, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, और क्या बताया आपको, बताओ जल्दी से बेटा। और बताया कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, समझ आया, कोहेशन टेंशन, टेंशन का मतलब ट्रांसपिरेशन पुल, एक तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, और है ना रूट प्रेशर गटेशन बता पाए, ये सबसे वैलिड है। अब यहां पे हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन, पानी के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। आ जाओ भाई ट्रांसपिरेशन पे बात करते हैं, जल्दी देखो सारे। अब ट्रांसपिरेशन की बात करें, सही है। कल टेस्ट नहीं हो सकता बेटा, अभी टेस्ट बनाया नहीं मैंने सच में, और मेरे को नए क्वेश्चन बनाने हैं। हर साल वाला लूंगा तो कुछ बच्चे आप में से रिपीट कर रहे होंगे, मतलब तो फिर मजा कैसे आएगा, नए क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए फिर से, ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज क्या है बेटा, टेस्ट पेपर जो है वो ले लेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से किसी एक दिन आपका टेस्ट ले लेंगे। कल एक समरी लेक्चर डाल देता हूं इसका, समरी लेक्चर मतलब समरी है, मैंने उसमें यकीन 1.0 में भी दिया, आपको भी दे देता हूं, आप वहां से देख लो, यहां से देख लो, समरी है, इस पूरे चैप्टर की एक समरी बनाई है मैंने, वो देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। लिग्निन बेटा, लिग्निन कार्बोहाइड्रेट है, सुबिरिन वैक्स है। लिग्निन कार्बोहाइड्रेट है, सुबिरिन लिपिड है, वैक्स है लिपिड, है ना, ये डिफरेंस होता है, ठीक है, लिख लो जिसको नहीं पता। आ जाओ ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, देख लो बेटा, ये मेरे पास लीफ है, आप देख रहे हैं स्टोमेटा, फोकस करके चलना। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट सरफेस से, ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ से होता है, ये स्टेम है, इस पे भी स्टोमेटा होते हैं कई बार, यहां से भी पानी लॉस हो रहा है, यहां से भी पानी लॉस हो रहा है, और किसकी फॉर्म में लॉस हो रहा है, गैस की फॉर्म में। तो आपको यह समझ में आना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेटिव लॉस, गैसियस फॉर्म में, इवेपोरेटिव, इवेपोरेटिव का मतलब होगा लॉस या लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, कहां से, फ्रॉम प्लांट सरफेस। मैं प्लांट सरफेस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीफ से तो होती है, स्टेम से भी हो सकती है, क्योंकि वहां भी स्टोमेटा होते हैं हरी वाली स्टेम में। तो लिक्विड फॉर्म में अगर पानी का लॉस होता है, मैं लिख रहा हूं इस बात को, अगर लिक्विड फॉर्म में पानी का लॉस होता है, पानी का नुकसान होता है, सॉरी लॉस ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म लिखा, अरे भगवान गैसियस फॉर्म में लिखना था, गैस फॉर्म में फ्रॉम प्लांट सरफेस, तो लॉस ऑफ वाटर गैस की फॉर्म में फ्रॉम प्लांट सरफेस, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है इवेपोरेटिव लॉस, और लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर हमारे पास कहां से, प्लांट सरफेस, पौधे की सतह, जिसमें लीफ भी आ जाएगा, स्टेम भी आ जाएगा, है ना, सही है, बताओ, अरे सही है ना, मक्कारों सही है, जल्दी बोलो, पापी बच्चों, पूरे साल डांट खाओगे मेरे से, हाँ ये खास बात रहेगी, पूरे साल सुनोगे, पढ़ते नहीं है, दुष्ट टाइप के बच्चे है ना। चलो आ जाओ, ये हो गया इसका मतलब ट्रांसपिरेशन। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्लियरली लिख रहा हूं, ट्रांसपिरेशन कैन अकर फ्रॉम लीफ एंड अदर पार्ट ऑल्सो। इन ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इन ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो अकर,
अब सुन लो ध्यान से, देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो हमारे पास क्या बाहर आ रहा है लीफ में से, आपको पता है पानी गैस की फॉर्म में। उसके अलावा अंदर क्या जाता है, CO2, बाहर क्या आता है, ऑक्सीजन। देख लो इस चीज को, बाहर ऑक्सीजन आता है। तो ये भी होता है बेटा ट्रांसपिरेशन में के टाइम पर एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो अकर। जैसे होगा क्या कि मेरे पास CO2 इनसाइड मूव करेगी और ऑक्सीजन क्या होगी, आउटसाइड मूव करेगी। यहां तक क्लियर है? हां, बेटा बॉयल होना, तुम एक चीज समझो, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी थोड़ी है बॉयल होना चाहिए। बॉइलिंग तो अलग चीज होती है ना, बॉयल नहीं होता वो, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बॉयल होने की जरूरत नहीं है। आप लिक्विड हटाते रहो, उसी हर टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो सकता है। इतनी तो केमिस्ट्री हमने भी पढ़ी है। फास्ट करा रहा हूं बेटा, 1 मिनट। ये कह रहा है वर्कशीट का पता है, ठीक है चलो आओ जल्दी आओ, आगे चलते हैं। चलो ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, कुछ सवाल है मेरे जो आपको ध्यान से सुनने हैं, कुछ सवाल हैं जो ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है गैस की फॉर्म में लिक्विड पानी का लॉस होना प्लांट सरफेस से। उसके साथ गैसेस एक्सचेंज भी होता है, ऑक्सीजन बाहर आती है और CO2 अंदर जाती है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन सिर्फ स्टोमेटा से होता है, पर प्लांट में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है, अदर लोकेशन भी होती है। एक ट्रांसपिरेशन ये होती है जिसमें पानी गैस की फॉर्म में स्टोमेटा से लॉस हो रहा है, इसे हम नाम देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है टोटल ट्रांसपिरेशन का 90% तक हो सकता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कई बार हमने क्यूटिकल किस लिए लगाया था, याद करो, ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल किस लिए लगाया था? ताकि पानी का गैसियस लॉस रोक सके। लेकिन कुछ पानी तब भी निकल जाता है यहां से, ऐसा हो सकता है। मेरे पास एक खास तरह के पोर होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, स्टेम में होते हैं और रूट में होते हैं, पर रूट से तो ट्रांसपिरेशन होगी नहीं, वहां से भी मेरे पास पानी गैस की फॉर्म में निकल सकता है। और मेरे पास बड़े ट्रीज में बार्क होती है, छाल होती है, कुछ पानी गैस की फॉर्म में वहां से निकल सकता है। इसका मतलब अगर मैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो सबसे पहले हो गई मेरे पास स्टोमेटल, जो स्टोमेटा से होगी। दूसरी मेरे पास हो गई क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर। तीसरी मेरे पास हो गई लेंटिसेल से, लेंटिक्यूलर, फ्रॉम लेंटिसेल। और डी मैंने लिख दी बार्क। ये 4 लोकेशन है, पर मेन ये होती है बेटा, मेन ट्रांसपिरेशन इसी से होती है, स्टोमेटा से। अब बच्चे कहेंगे सर आपने क्यूटिकल लगाया था पानी को रोकने के लिए, पर क्यूटिकल में से तो पानी जा रहा है, इसीलिए डेजर्ट प्लांट में थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है क्यूटिकल से, इसलिए डेजर्ट प्लांट में इस क्यूटिकल को थिक कर देते हैं। आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है ना, थिक क्यूटिकल। ऐसे जितनी ज्यादा थिक क्यूटिकल होगी पानी के जाने के चांस बिल्कुल कम होते जाएंगे। यही समझा रहा हूं आपको, ट्रांसपिरेशन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्टोमेटा से होता है, मोस्टली स्टोमेटा से होता है, लेकिन क्यूटिकल से हो सकता है लेंटिसेल। लेंटिसेल एक छेद होता है स्टेम में, स्टेम में एक पोर होता है, रूट में भी होता है पर रूट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। बार्क से हो सकता है, बार्क मतलब छाल, वहां से पानी निकल सकता है। अब मैं इसकी परसेंटेज लिखूं काम की नहीं है, पर सबसे ज्यादा स्टोमेटा होता है और सबसे कम मेरे पास लेंटिल, ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम, और मैक्सिमम मेरे पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। समझ आ गया? जल्दी बताओ। आशुतोष घर चला जाए भाई, वेरी बोरिंग चुटकुले सुनाओ इसमें है। मान ले तेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ है डॉक्टर के सामने, तो तू कहेगा चुटकुले सुना, आज मुझे मजा नहीं आ रहा। तेरे सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूं ना, और कैसे पढ़ाऊंगा? कब आएगी अकल तुम्हें? ये जितने बच्चे हैं ना कि सर इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट ला दो, क्या इंटरेस्ट लाऊं इसमें बताओ जरा। चीजें आप समझोगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता बेटा। ये वही बच्चे हैं जिनको पूरे दिन में मतलब 2 घंटे पढ़ने के बाद कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ बताओ, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि जिससे हमारा पढ़ाई में कभी नहीं लगने का, जिंदगी में ना डॉक्टर बनने का भाई ऐसा बच्चा। पढ़ाई तुम्हें करनी है, मैं नहीं करवा रहा हूं। मेरे को कोई शौक नहीं है किसी को डॉक्टर तुमने बनना है। जब तक तुम अपने अंदर नहीं लाओगे कि हमें पढ़ना है हर हालत में, हमें बैठ के सारे DPP सॉल्व करने, क्वेश्चन बनाने, तब तक नहीं होने का भाई।
ठीक है, लगे हुए हैं बच्चे 3-3 साल 4-4 साल, कहते हैं सर बहुत मेहनत करी नहीं हो पाया। मेहनत करी होती तो कैसे नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी तो रह गई ना। ठीक है, तो कमी पूरी कर बेटा, ऐसे नहीं होगा, इसको याद रख, समझिए इस बात को। सिलेबस में यह आएगा। पिछले साल मैंने क्वेश्चन एडिशन पढ़ाते वक्त चुटकुला सुनाया होता तो चुटकुला याद रह जाता, एडिशन क्वेश्चन याद नहीं रहता बच्चों को। समझिए इस बात को। मैं 2 चीजें बिल्कुल अवॉइड करता हूं। पहला, बहुत ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा बातें करना, क्योंकि होता क्या, वो बातें याद रह जाती हैं। दूसरा, मैं एक्स्ट्रा रेलेवेंट मतलब ऐसे मान लो बहुत ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक ही याद नहीं आती वहां पे। इन चीजों को इतना अवॉइड करता हूं मैं। रीजन ये, आप टू द पॉइंट पढ़ो ना, जो आपके सिलेबस का वो पढ़ो बस। ठीक है, हाँ बेटा, रूड लगती हैं बातें, आप समझ रहे हो ध्यान से, रूड लगती हैं, लेकिन क्या करें बताओ, आपको कैसे बोले, हम प्यार से बोलो बहुत कि नहीं शाबाश बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, जीवन में बहुत अच्छा करोगे। आ जाओ भाई, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये वो टेस्ट है, ये ट्रांसपिरेशन देख सकते हैं, टू टेस्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है कोबाल्ट क्लोराइड, टू फाइंड ट्रांसपिरेशन हो रही है कि नहीं, अकरिंग और नॉट, ट्रांसपिरेशन हो रही है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। समझो ध्यान से, ठीक है, क्लियर। ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब, एक बच्चे ने लिख दिया, मैं बता रहा हूं, ये काम की बात लिखिए। ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब होता है जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों में लिग्निन होता है, इतनी याद रखो। आ जाओ, देखो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या है, देखो मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ये मैंने बीकर में कुछ बना रखा है, ये पिंक कलर का मेरे पास कोबाल्ट क्लोराइड है जो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस। देखना ध्यान से, मेरे पास ये पेपर था, मैंने इस पेपर को कोबाल्ट क्लोराइड में डिप कर दिया, पिंक कलर का हो गया, है ना, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड लग गया जो एक्वस फॉर्म का है। फिर मैंने पेपर को सुखा दिया, सुखाने के बाद पेपर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। इतनी बात समझ में आई। कोबाल्ट क्लोराइड एक ऐसा लिक्विड है जो पिंक कलर का होता है जब एक्वस होता है, लेकिन जब कोबाल्ट क्लोराइड सूख जाता है, हमारे पास ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, समझ रहे हो, तो वो किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट। मतलब कोबाल्ट क्लोराइड एक लिक्विड था, सॉल्यूशन था जो पिंक कलर का था, मैंने पेपर लिया, डिप किया, पेपर पिंक हो गया, पेपर सुखा लिया, सफेद हो गया। इस सूखे हुए पेपर को मैं लीफ के नीचे लगाऊंगा, और आपको पता है कि लीफ के नीचे मेरे पास क्या निकल रहे हैं, वाटर निकल रहा है कि नहीं, स्टोमेटा से, स्टोमेटा से मेरे पास H2OG निकल रहा है। तो मेरे पास, क्योंकि इस पे ऑलरेडी कोबाल्ट क्लोराइड था, तो पिंक स्पॉट्स आ जाएंगे। तो पिंक स्पॉट का मतलब क्या है कि मेरे पास ट्रांसपिरेशन हो रही है, पिंक स्पॉट्स आ जाएंगे। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। कोबाल्ट क्लोराइड एक सॉल्यूशन है जो एक्वस है, पिंक कलर का, एक्वस मतलब लिक्विड है, जब सूख जाता है तो सफेद होता है। पेपर डिप करके सुखा लिया, इस पेपर को मैंने लीफ के नीचे लगाया ऐसे, तो जब डॉट्स आ गए पिंक, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है। लिखा है एनसीईआरटी में। प्री रिक्विजिट का मतलब पहले से मुझे जरूरत होती है, प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है, क्लियर। पिंक स्पॉट। अब अगर आप पूछो कोबाल्ट क्लोराइड लिख रहा है एनसीईआरटी में, बिल्कुल लिख रहा है, ये भी लिख रहा है कोबाल्ट क्लोराइड, है ना। लेंटिसेल बेटा, लेंटिसेल कहां होते हैं मैं बता देता हूं, यहां पे लिखा नहीं मैंने। लेंटिसेल मेरे पास सिर्फ डाइकॉट में होते हैं, और डाइकॉट की स्टेम और रूट में, और कहीं नहीं मिलते मुझे लेंटिसेल, याद रखना बेटा, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिससे 2016 में क्वेश्चन आया था, नीट 2016 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, 2016 में आया था, हाँ 2016 या 17 का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पीवाईक्यू में कराते हो, तो सुन लो ध्यान से। अब मेरी बातें सुनना, बहुत ध्यान से बताने वाला हूं। ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होती है, होता क्या है कि फ्रॉम स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ H2O विद, सही है, ध्यान से सुनना बेटा,
एक्सचेंज ऑफ H2O विद किसके साथ? H2O विद ऑक्सीजन अकर। ठीक है, हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है किसका? एक्सचेंज हो रहा है किसका? H2O का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? तो फ्रॉम स्टोमेटा, आप ध्यान से सुनेंगे, फ्रॉम स्टोमेटा मेरे पास एक्सचेंज हो रहा है किसका? पानी का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है? ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ये होता है। अब मेरी बात सुनो, आपको मैं कुछ पौधों के नाम बताना हूं, सुनना ध्यान से। आपने वो देखा है, क्या नाम है, नीम का पेड़ है ना, नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये सब C3 प्लांट होते हैं। मैक्सिमम प्लांट अपने आसपास C3 होते हैं। C4 प्लांट होता है मेज, मेज उन प्लांट के नाम होते हैं सी। अब C3 C4 नहीं पता, पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस में। एक प्लांट होते हैं C3, एक प्लांट होते हैं C4 और एक प्लांट होते हैं कैम। एक होते हैं कैम। कैम होता है कैक्टस टाइप का पौधा। कैक्टस आपको पता है डेजर्ट में मिलता है, डेजर्ट में जो मिलता है मुझे कैक्टस, डेजर्ट प्लांट एक तरीके का। डेजर्ट प्लांट का एक और नाम होता है जीरोफाइट। जीरोफाइट एक और वर्ड होता है डेजर्ट प्लांट के लिए, कैम कहते हैं उसे। एक होता है C4। C4 मेरे पास मेज होता है और शुगर केन होता है। क्या होता है? शुगर केन होता है। इस बार क्वेश्चन था सॉर्गम। C3 मेरे पास नीम ले लो, मैंगो ले लो। अब जो मैं बता रहा हूं आपको वो समझना ध्यान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या बता रहा हूं। C3 प्लांट की ये लीफ है। इस लीफ में मेरे पास मैं 200 से 400 पानी लॉस करता हूं, तब जाकर एक CO2 अंदर जाती है। आप समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मैं C4 प्लांट की बात करता हूं तो इसमें 100 से 200 H2O लॉस करता हूं, तब एक CO2 अंदर जाती है। कैम में क्या होता है? 50 से 100 H2O लॉस होगा, तब एक CO2 अंदर जाती है। ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मुझे बताओ कि कौन सा प्लांट इन तीनों में से, ये कैम है, ये C4 है, ये C3 है, इनमें से कौन सा प्लांट पानी को ज्यादा कंजर्व कर रहा है? एनसीईआरटी ने कैम के बारे में नहीं लिखा, इन दोनों के बारे में लिखा है। कैम और इसके बारे में नहीं लिखा, पर मैंने इसको भी ले लिया, इन दोनों के बारे में लिखा है। मुझे बताओ इसमें मेरे पास कौन सा प्लांट ऐसा है जो कम पानी लॉस करके ज्यादा CO2 अंदर लेगा? C4। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो देखो क्या होता है। ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है H2OG लॉस अपॉन में CO2 जो एंटर किया। अगर इसके हिसाब से देखें तो C3 का ज्यादा है, C4 का ज्यादा है, फिर कैम का। लेकिन अगर मैं देखूं विच प्लांट इज मोर एफिशिएंट, CO2 लाने में कौन ज्यादा एफिशिएंट है? मोर एफिशिएंट, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? तो मैं कहूंगा भाई कैम ज्यादा एफिशिएंट है, C4 ज्यादा एफिशिएंट है, C4 लेस वाटर लॉस कर रहा है, लॉस देन C3 से कम पानी लॉस करता है कौन? C4। आप देख पा रहे हो? C4 जो है वो कम पानी लॉस करता है C3 से। क्लियर रखो अपने दिमाग में ये। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। एक C3 होता है, एक C4 होता है, कैम होता है। जो बच्चे को नहीं पता C3 C4 कैम, फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। अभी आपको यह समझना है लीफ में से पानी बाहर निकलता है, CO2 अंदर आती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। अब एक CO2 अंदर लाने के लिए कितना पानी बाहर फेंकना पड़ेगा, उसके हिसाब से अगर मैं प्लांट में देखूं तो C4 कम पानी फेंकता है एज कंपेयर टू C3। एनसीईआरटी ने लिखा इस बात को कि C4 प्लांट इज ट्वाइस एफिशिएंट देन C3। ये क्वेश्चन आया था, मैं लिख रहा हूं इस बात को, मैं लिख रहा हूं C4 प्लांट इज ट्वाइस एफिशिएंट। ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब दुगना एफिशिएंट है देन C3। क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि C3 ज्यादा डबल पानी लॉस करता है सेम अमाउंट ऑफ CO2 के लिए एज कंपेयर टू C4। क्लियर है?
अरे मैंने O2 कहां लिख दिया यार, मैंने CO2 लिखा है। अच्छा यहां पे CO2 लिख देते हैं, चलो CO2 लिख दिया। हाँ बेटा CO2 होगा। सर नहीं समझा नितेश, क्या समझाऊं इसमें भाई? C3C4 कैम, 3 तरह के प्लांट बता दिए, इसमें 200 से 400 पानी लॉस करके तब एक CO2। तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि पौधे को CO2 चाहिए नहीं चाहिए? CO2 चाहिए ना अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर क्या बाहर आएगा? पानी बाहर आता है। कितना पानी लॉस किया? इसने ज्यादा किया, इसने कम किया। तो जब ये ज्यादा पानी लॉस करके एक CO2 अंदर ला रहा है, ये कम लॉस करके ज्यादा ला रहा है, कम लॉस करके एक CO2 अंदर ला रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंसी किसकी हुई? इसकी हुई ना। किसकी? कहां गया? इसकी हुई। ये कम पानी लॉस कर रहा है ना बेटा। मैं एनसीईआरटी में वो एक पूछ रहा है कैम क्यों नहीं, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। कैम तो मोस्ट एफिशिएंट है, कैम तो है ही मोस्ट एफिशिएंट, मैं कंपेयर इन दोनों को कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने लिखा है एफिशिएंट शब्द का मतलब है, सुनो बेटा, एफिशिएंट शब्द का क्या मतलब है? एफिशिएंसी क्या होती है? 1 लीटर में कोई 10 किलोमीटर चल रहा है और 1 लीटर में कोई 12 किलोमीटर चल रहा है, एफिशिएंस कौन ज्यादा है? 12 वाला। ऐसे ही कौन ज्यादा पानी का नुकसान कर रहा है? ये कर रहा है एक CO2 के लिए। कौन कम कर रहा है? ये कम कर रहा है। एफिशिएंट कौन हुआ? ये हुआ ना, कम पानी का नुकसान किया। तो पानी कौन कंजर्व कर रहा है? C4 प्लांट। फिर और ज्यादा कौन कर रहा है? कैम कर रहा है। ठीक है। आप अगर फ्रेशर हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ाऊं इसे, मतलब मेरे को तू सिखा दे मुझे भाई, स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ाऊं इसे और कैसे पढ़ाऊं। फ्रेशर का क्या मतलब होता है? फ्रेशर का मतलब बता। देखो मैं क्लियर बता रहा हूं, 2 तरह की क्लास है मेरी, एक लाइव है एक रिकॉर्डेड है। दिक्कत यह है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं मैं भी। आपको जिस पेज पे ट्रांसप्रेशन के रोल लिखे, मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी खोलो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं देखो। अब तुम बीच में घुस के टॉपिक देखने लग रहे हो, अगर तुमने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन की क्लास तो नहीं समझ में आएगा। चैप्टर स्टार्टिंग से देखो, जो नया ज्वाइन किया उसके लिए बोल रहा हूं, चैप्टर स्टार्टिंग से देखो। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का क्या मतलब, चैप्टर बीच में से शुरू कर दूं फिर से? आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि टीचर एक चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ा रहा है, आप उसमें जिस दिन ज्वाइन किया तो चैप्टर को पूरा देखना है आपने, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, हमने ट्रांसप्रेशन समझाया क्या होता है, हमने ट्रांसप्रेशन के बाद आपको ये बताया कि कौन कौन से टाइप का ट्रांसप्रेशन होता है, फिर मैंने आपको बताई ट्रांसप्रेशन रेशियो। तो मैं ट्रांसप्रेशन पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस देख टॉपिक में है तो ठीक है। क्लियर? फ्रेशर की बात नहीं है बेटा। आप लोग क्या करते हो, खुद को ऐसा गरीब कुचला हुआ दिखाने की कोशिश करते हो कि सर हमें कुछ नहीं आता। पढ़ेगा तभी तो आएगा। ऐसा खुद को दुखी, मतलब एकदम मतलब मायूस सा दिखने के तेरे को क्या फायदा होगा? बता, कुछ फायदा होगा? तू फ्रेशर है, बता मैं क्या करूं, बता। फ्रेशर है, मैं क्या करूं? टाइम कितना है यहां से? आज हमने अक्टूबर में है, हम अक्टूबर से कब तक पढ़ाएंगे? मान लो अप्रैल तक पढ़ा रहे हैं, अगस्त में पेपर है। क्या मैं तेरे को टाइम एक्स्ट्रा दे सकता हूं? तू बता, मुझे खुद से बता। अगला 1 साल देना है तो तेरे को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? खुद को ऐसा दुखी, मतलब बेकार दिखा के फायदा नहीं होगा। पढ़ाई कर। जिन बच्चों ने आज फर्स्ट लेक्चर लिया या सेकंड लिया है, प्लीज पूरा चैप्टर देखो, रिक्वेस्ट है ये। आप बीच में आओगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आपके पास जो भी छुट्टियां मिल रही है वहां पर देखो। आप अगले चैप्टर से पकड़ लो पूरा टॉपिक, जैसे अभी मिनरल न्यूट्रिशन जब स्टार्ट होगा पूरा पकड़ लो उसको। पर आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम आपको पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं? पूरा पूरा का इन द सेंस कि टॉपिक में कंटेंट नहीं कम है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर हम बीच में आ गए और हमें शुरू से पढ़ाओ, ऐसे में क्या आपको लग रहा है मैं एक भी चैप्टर पढ़ा पाऊंगा टिल अप्रैल तक? कोई ना कोई आता रहेगा, उसको बीच में शुरू से पढ़ाने लग जाओ, ऐसे होगा? आप बताओ खुद से। आप मेरी जगह आओ, फिर सोचो खुद से। यही चीजें आपको समझा रहा हूं कि अपना फोकस बनाने की कोशिश करो। अगर आप इस चैप्टर में नए हो तो आप स्टार्टिंग का देखो ना, मत देखो इसे फिर। क्लियर है? अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से देखो, इसको बैकलॉग में कवर करो। मैं रियलिटी बोल रहा हूं, कुछ को खराब लगती होगी, बिल्कुल लगने दो, है ना। ठीक है बेटा, आप कब तक ये बोलते रहोगे कि हमें कुछ नहीं आता, हम नहीं कर सकते? क्यों डर रहे हो इतना? टॉपिक ही तो पढ़ा रहा हूं।
मान ले तेरे को मैं कह रहा हूं C3 प्लांट क्या होते हैं, नहीं पता, मैंने नाम लिख दिए, नीम मैंगो। C4 क्या होते हैं, मैंने नाम लिख दिए। कैम क्या होते हैं, मैंने नाम लिख दिए। सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा पानी का लॉस होता है एक CO2 अंदर लाने के लिए। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए प्लांट की सतह से पानी का लॉस इसलिए भी किया जाता है ताकि CO2 अंदर आ सके, है ना। सॉर्गम C4 प्लांट है बेटा, सॉर्गम हम वहां लिखवाएंगे, शुगर केन के साथ में सॉर्गम लिख देता हूं, लेकिन सॉर्गम मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, C3 प्लांट, वो जो आएगा ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर, ठीक है। क्लियर। आप बेटा मतलब आप समझो ध्यान से, आप टीचर को से मदद ले सकते हो ना, मैं पेपर तो नहीं दूंगा आपकी जगह। आप कहते हो सर स्ट्रेटेजी बताओ, मेरा सेकंड ड्रॉप है, पिछले साल मेरे 540 आए, पिटाई कर दूंगा मेरे सामने कोई ऐसा आ गया तो। क्या स्ट्रेटेजी बताऊं, तेरे को गलती नहीं पता चली अपनी, रिवाइज नहीं किया तूने, पेपर नहीं दिए होंगे, तेरे को मिस्टेक बोली थी मैंने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, या तुम 10 बुक बना रहे होगे, ये तुम्हें अपनी गलती तुम पहचानो, पूरे साल क्या गलती करी मैं कैसे बताऊंगा। तुम आ गए डॉक्टर के पास, ये कह रहे हो सर डॉक्टर साहब ना कोई टेस्ट कराया नहीं कराया, मैं बीमार हूं, आप बताओ बीमारी कौन सी है, या खुद देखना क्या खाया था कल, उससे पता चलेगा। चले आगे, हाँ आओ आगे। फैक्टर्स, बेटा मैं मदद कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। अब ये बताओ, ये ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक नहीं है, ये ट्रांसपिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन एक टॉपिक है। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का लॉस होना प्लांट के सरफेस से, समझ लो इस बात को, ठीक है। चैट रोक दो बेटा, हाँ प्लीज चैट रोक दो, और मैं सच बोलूंगा आपको खराब लग सकता है, पर मैं साल भर पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सारा कुछ नोट्स में से आएगा 100%, कई बार से नहीं आएगा। आपको नोट्स रिवाइज करने, अगर आपको किसी का हिंदी मतलब नहीं समझ आता, डिक्शनरी से देख लो, मेरे से पूछ लो। बाकी आप ये मत करो कि भाई मुझे कुछ आता ही नहीं है। अगर आपने लिया है तो इस साल कोशिश करो कि मुझे करना है। जब तक ये भावना अपने अंदर नहीं लाओगे, ये इंटेंसिटी अपने अंदर नहीं लाओगे तो होगा नहीं। आप हमेशा दूसरों से पीछे, इंफीरियर खुद को फील करते रहोगे। मेरे को इन चीजों का डर लगता है, क्लियर है। इन चीजों से बच्चों को मतलब मेरे को बचाना होता है, ठीक है। खुद को इतना इंफीरियर मत समझो, छोटा मत समझो, कम मत समझो। अगले चैप्टर से पढ़ ले पूरा, ये छूटा हुआ बैकलॉग में कर लियो भाई, है ना, ठीक है। देखा आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है हम लोग बात कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला, देखो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से ऐसे बाहरी फैक्टर हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन अफेक्ट होता है। एनसीईआरटी लिखती है लाइट, तो हम लिख सकते हैं डे टाइम में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। डे टाइम में हमारे पास ट्रांसपिरेशन, मेनली ट्रांसपिरेशन होता है। अगर हम लिख सकते हैं मोर लाइट मोर ट्रांसपिरेशन, मोर लाइट मोर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भी ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, क्योंकि पानी का गैस लॉस हो रहा है ना, गैसेस फॉर्म में। इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, कैन इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। समझ लो इस चीज को बेटा, चैट मत करो। अब तीसरा है मेरे पास ह्यूमिडिटी। अब इधर देखना ध्यान से, मैं आपको जो समझाऊंगा यहां पे। मुझे बताओ, ये मैंने लीफ बना रखी है, ये लीफ है। अगर पानी का वेपर बाहर ज्यादा है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी हाई है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर पानी का वेपर, देखो ये एरो बनाने का मतलब होता है ज्यादा होना। अगर ये मेरे पास पानी का ये हाई है, इसका मतलब क्या हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है। अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तो पानी का लॉस कम होगा ना भाई। जब यहां पहले से बाहर पानी ज्यादा होगा तो लॉस कम होगा। तो हाई ह्यूमिडिटी आउटसाइड लीफ डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, हाई ह्यूमिडिटी आउटसाइड लीफ डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। समझ लो ध्यान से। तो लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। और चौथा है मेरे पास विंड स्पीड।
विंड स्पीड क्या होता है बेटा, जब स्पीड बढ़ेगी तो हवा तेजी से हटती है, तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। जितनी ज्यादा विंड स्पीड बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर, समझ लो ध्यान से बेटा, ये चीज समझ लो। तो हम लिख रहे हैं बेटा, यहां डिक्रीज कर रहा है, स्पीड बढ़ाओगे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर आंधी चल रही होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक, बेटा अभी कर रहे हैं पहले पेलिसेड बेटा, पेलिसेड वो पैरेन्काइमा का टाइप था, वो एनाटॉमी में करेंगे। आपको तो बस याद रखो कि डाइकॉट के नीचे लीफ के सेल्स के बीच में गैप होता है, इतनी बात याद रखना बस। चलें आगे, ठीक है, क्लियर, आगे आ जाओ भाई। इंटरनल फैक्टर आ जाओ। इंटरनल फैक्टर का मतलब प्लांट फैक्टर, ये प्लांट पर निर्भर करते हैं, प्लांट फैक्टर है, और मतलब प्लांट फैक्टर ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, देखो क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टोमेटा, हमेशा याद रखो, इधर देखो भाई, ये आम की लीफ है, आम की लीफ है, ये मैंगो की लीफ है, दोनों ही की बात होती है। ये आम की लीफ है, ये नीम की लीफ है, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा अलग अलग होते हैं। दूसरा, उसमें से कितने खुले हुए हैं ये बात भी अलग होती है। तो लीफ के नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, अलग अलग प्लांट में नंबर ऑफ स्टोमेटा अलग अलग होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, दूसरा हो गया मेरे पास नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा खुले हुए हैं, यह चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कैनोपी, कैनोपी क्या होता है वो बता रहा हूं। कैनोपी का क्या मतलब, उधर देखो ध्यान से, आपको पता हुआ है, पता होना चाहिए बेटा, जैसे ये ट्रीज हैं, ये ट्रीज हैं, इन्होंने पूरा एक ऐसा फॉरेस्ट जैसा बना लिया, तो यहां जो प्लांट ग्रो करेगा उसमें ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि इन ट्रीज के नीचे अच्छा मॉइस्चर होगा। तो अंडर कैनोपी देखो, एक प्लांट खुले आसमान में ग्रो कर रहा है सनलाइट में, एक कवर के अंदर कर रहा है, किसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी सोचो, ओपन सन में। तो कैनोपी क्या होगा, अंडर कैनोपी ऑफ ट्री, अंडर कैनोपी ऑफ ट्री ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगी, ट्रांसपिरेशन क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, है ना, डिक्रीज करेगी अंडर कैनोपी ऑफ ट्री। तो आपके सामने समझ आना चाहिए, नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा कितना खुला हुआ है, कैनोपी हो गया वाटर स्टेटस, पानी होना चाहिए ना बेटा, पानी भी होना चाहिए, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, प्लांट में कितना पानी है यह भी फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, प्लांट में कितना पानी है यह भी फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ लीफ पे फर्क पड़ जाता है, कितनी नंबर ऑफ लीफ हैं। इन ये सारे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, वाटर स्टेटस का मतलब होता है कि प्लांट को अच्छा खासा पानी मिल रहा है कि नहीं, मिट्टी में पानी डाला है कि नहीं तुमने, सूखा सा प्लांट है, ट्रांसपिरेशन घट जाएगी उसमें क्योंकि पानी नहीं खींच पा रहा है ना। तो ये सारे क्या है, ये इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। क्लियर है, मेरा बर्थडे नहीं है भाई, अलग सर का है, जिसको विश करना उसको तो कर नहीं रहे तुम, ठीक है। हाँ, वाटर स्टेटस बताया, तो मान लो सॉइल में पानी कम है तो प्लांट थोड़ा सूखा सा फील कर रहा है, तो भी वाटर स्टेटस उसका अच्छा नहीं है। लेकिन प्लांट में अगर सॉइल में पानी है तो प्लांट अच्छा खासा पानी है उसमें से वाटर स्टेटस अच्छा है। ठीक है, कैनोपी। एक कह रहा सर आज चैप्टर फिनिश नहीं होगा, मेरी और कोई क्लास नहीं है अभी तुम्हारे बाद, इसका मतलब समझ लेना, पढ़ लो चुपचाप अब। हाँ, और तुम्हारी भी कोई और क्लास नहीं है, बताऊंगा बेटा। स्कियोफाइट्स होते हैं रात में, एक बच्चा पूछ रहा है स्कियोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो डार्क में, कम लाइट में ग्रो कर सकते हैं, ग्रो इन लेस लाइट, ग्रो इन शेड। जैसे मनी प्लांट तुम घर में उगा लेते हो ना, उसे स्कियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैनोपी कवर बताया ना, कैनोपी, कैनोपी, दिस इज कैनोपी। होता है ना जंगल में फॉरेस्ट का कवर होगा, ऐसे ट्रीज के नीचे कोई प्लांट ग्रो करेगा तो उसकी ट्रांसपिरेशन कम होगी ना। ठीक, चलो आगे चल रहे हैं बेटा, चले आगे चल रहे हैं, आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। रोल पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी ने रोल दिए हैं ट्रांसपिरेशन के। देखो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, तुम्हारे पास ये प्लांट है, ऐसे ध्यान से देखना मैं जो बताने वाला हूं।
ये लीफ में से पानी लॉस हो रहा है ऐसे, उसकी वजह से मेरे पास एक पुल बन रहा है। कौन सा पुल बन रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल बन रहा है। ये रूट है मेरे पास, ये रूट है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या क्या काम करेगा। देखो ये पानी ऊपर जा रहा है ऐसे, ये पानी यहां एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन पुल क्या काम करता है, सुन लो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, पानी को ऊपर ले जाना जाइलम से, ये इस पुल की वजह से होता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि ट्रांसपिरेशन जनरेट करता है पुल। ट्रांसपिरेशन जनरेट करता है पुल, जनरेट करता है क्या? पुल। ठीक है। विच हेल्प इन दो चीजें, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी को एब्जॉर्ब भी कराने के लिए फोर्स लाएगा और पानी को ऊपर ले जाने के लिए भी। तो एक तरीके से विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ऑल्दो एब्जॉर्प्शन के लिए मिनरल जरूरी है, पर कुछ ना कुछ फोर्स इससे भी आते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। दूसरा रोल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद वाटर, क्योंकि मिनरल का ट्रांसपोर्ट भी किसकी वजह से होता है? विद वाटर, पानी के साथ होता है। आप समझ लो ध्यान से, क्लियर है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद वाटर, पानी के साथ ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं किसका? मिनरल का। ठीक है, क्लियर? सुन लो ध्यान से बेटा, देख लो। ट्रांसपिरेशन क्या जनरेट करेगा? खिंचाव, जिसकी वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट होगा और पानी एब्जॉर्ब होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि पानी के साथ मिनरल भी जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। तीसरा पॉइंट यह है कि ट्रांसपिरेशन से पानी अंदर आ रहा है, तो एक तरीके से ट्रांसपिरेशन पानी दे रहा है प्लांट को। तो ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड वाटर टू प्लांट, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पुल। सुन लो, पानी देगा उसको प्लांट को, तो उससे क्या होगा? प्लांट के सेल टर्जिड बने रहेंगे। टर्जिड मतलब प्लांट सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी। क्लियर है? क्लियर? तो हमारे पास क्या है? ट्रांसपिरेशन जनरेट करता है पुल, जो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद वाटर, पानी के साथ हो रहा है। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड वाटर टू प्लांट, पानी दे रहा है किसको? प्लांट को। ठीक है, जिससे टर्जिडिटी मेंटेन होती है। मतलब पानी, भाई सेल फूला हुआ रहता है ना, पानी भरा रहेगा तो सेल फूला हुआ रहेगा। दूसरा आपने पढ़ा है कि सरफेस पे से पानी लॉस होता है तो ठंडा होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट के सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट आता है, लगभग 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर कम हो सकता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या देगा? कूलिंग इफेक्ट। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। क्या कर रहा है बेटा? कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? कूलिंग इफेक्ट। किसको कूलिंग इफेक्ट दे रहा है? लीफ को, ऑन लीफ। और कितना टेम्परेचर कम कर रहा है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। तो ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली यार, ट्रांसपिरेशन एक तरीके का क्या है, मतलब फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि इसके बिना पुल जनरेट नहीं होगा, पानी ऊपर नहीं जाएगा। नुकसान यह है कि 99% पानी प्लांट बाहर फेंक देता है। तो नोट समझ लो ध्यान से, नोट ये है, प्लांट क्या करता है? प्लांट थ्रो 99% वाटर आउटसाइड ऑफ प्लांट बाई ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से 99% पानी तो बाहर ही फेंक देता है। आप समझ रहे हो? तो फायदा क्या है? ये सारी चीजें, नुकसान ये है ना? क्लियर है ये चीज? चले, सो जा भाई सौम्या,
बेटा मेरे भी पैर में दर्द हो रहा है पढ़ा के, पर मैं जानबूझ के पढ़ाऊंगा आज आपको ये, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन टॉपिक याद करने का, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसमें ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, पर आपको समझना है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होती है, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन क्या, और रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ना है, जो समझाने का है ना, जो समझाने का, वो मैं पढ़ा रहा हूं अब आपको, ठीक है। गार्ड सेल वाला मैं पढ़ा रहा हूं आपको। बेटा देखो लाइव क्लास में टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप में से जो लाइव अटेंड करना चाहता है लाइव अटेंड करे, सेम चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, पर लाइव में रिकॉर्डेड से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लाइव में इंटरेस्टेड है, आपको इंटरेक्शन करनी है, कुछ मतलब बात भी सुननी है, मेरे से इंटरेक्शन भी करना है, तो लाइव करेंगे आप। रिकॉर्डेड पर पढ़ना सबने है, कोई ऐसा नहीं हो कि ना लाइव पढ़ना ना रिकॉर्डेड पढ़ रहा है, सोया हुआ है मस्त आप बस ऐसे, ठीक है, मस्त सो रहा है ऐसे, ठीक है। हाँ क्लियर, ये आपके लिए साहब, मतलब हम करा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, मैं एक वर्ड मैं चाह रहा था, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में क्या फर्क है। देखो ये रूट है, रूट है, तो रूट में नो ट्रांसपिरेशन, कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होती। क्या अंदर जाती है रूट में, ऑक्सीजन, क्या बाहर आती है, CO2। तो इसीलिए हम इसको गैसियस एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं। अब देखो ट्रांसपिरेशन देखना ध्यान से, डे टाइम में बाहर क्या आ रहा है, पानी गैस की फॉर्म में, अंदर क्या जा रहा है, CO2, बाहर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो इसको मैं गैसियस एक्सचेंज भी कह सकता हूं, ट्रांसपिरेशन भी कह सकता हूं, गैसियस एक्सचेंज भी कहूंगा और ट्रांसपिरेशन भी कहूंगा, ठीक है। ये लेंटिसेल है। अब मैं जो चीजें बताऊंगा अगर आप समझ सको तो बहुत अच्छा रहेगा स्टेम में, ठीक है। क्लियर, मेरी बात सुन लो ध्यान से। नाइट में ये बंद रहता है, तो अंदर मेरे पास क्या चली जाती है, ऑक्सीजन, बाहर आती है CO2, डिफ्यूज करके हो जाता है। मेरा पॉइंट है, ये सुन लो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि गैसियस एक्सचेंज रूट में, तो उसका मतलब ये है सिर्फ। अगर क्वेश्चन आता है गैसियस एक्सचेंज लीफ में, उसका ये तीनों मतलब हो सकता है। गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन वर्ड को आपस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जरा कुछ बातें सुनो मेरी, आपको समझ आनी चाहिए। पहला, अगर मेरे पास स्टेम है उसमें लेंटिसेल होता है, तो वहां से मेरे पास मान लो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पानी बाहर आ गया गैस की फॉर्म में, है ना, अंदर मेरे पास CO2 चली गई, ऑक्सीजन बाहर हो गई, ऐसा हो सकता है। पर रूट में मेरे पास ट्रांसपिरेशन नहीं होती, रूट में ट्रांसपिरेशन नहीं होती। तो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन मेरे पास अलग अलग बात है रूट के लिए, लेकिन लीफ में मैं वो एक ही बात यूज कर सकता हूं। ये चीज समझ में आ रही है, लीफ में मैं एक ही तरीके से यूज कर सकता हूं, इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस आपको। तो गैसियस एक्सचेंज ये वर्ड है, गैस का एक्सचेंज, लेकिन रूट में गैस एक्सचेंज का मतलब सिर्फ ये होता है, वहां पानी लॉस नहीं होता। तो ट्रांसपिरेशन इज अ टाइप ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर इन लीफ, ठीक है। और रूट में ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो वहां मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। ठीक है। लंच ब्रेक बेटा मैं भी नहीं किया लंच अभी, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर तक, और प्लीज पढ़ाई करो, है ना, ठीक है। माना करो मास्टर की बात, पढ़ लो चुपचाप। PYQ भी होगा, उसका लेक्चर मिलेगा आपको, PYQ भी होगा, उसका भी लेक्चर मिलेगा आपको, इसकी समरी भी मिलेगी। पहले पढ़ तो लो इसको। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, स्टोमेटा को खोलते हैं, आ जाओ। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ रहे हैं अब। ऑस्मोमीटर बता रहा हूं बेटा, अभी ब्रेक नहीं है, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अब, है ना। मैं एक बार पानी पी लो, गुड, है ना, फिर करते हैं इसे। तुम लोग पानी मत पियो, पी लो पानी, पीना हो किसी को। चलो आ जाओ। कौन सा डायग्राम समझाना बेटा,
आ जाओ जल्दी आओ ना। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, तुम अपने सरफेस पे वो डालते थे ना, क्या नाम है, हाथ पे वो डालो हैंड सैनिटाइजर, वो उड़ता है तो कूलिंग इफेक्ट जैसा फील होता है, तो वैसी चीज है कूलिंग इफेक्ट। मतलब कि जब सरफेस पे इवेपोरेशन होती है तो उसमें ठंडक आती है थोड़ी सी, कूलिंग इफेक्ट। आ जाओ भाई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक है, क्योंकि ट्रांसप्रेशन कराने के लिए स्टोमेटा को मुझे खोलना, मेरी बात सुनेंगे सबसे पहले, जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे उन्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से सुनो बेटा। बेटा अभी बचा ये, मतलब मेरे ख्याल से शायद 45 मिनट्स का चैप्टर है, अभी ध्यान से सुनोगे तो करा दूंगा। सुन लो ध्यान से, मैं सारा कराऊंगा, ध्यान से सुनना, बस सुन लो ध्यान से। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्टोमेटा कब खुलता है, स्टोमेटा दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात लिख देता हूं, स्टोमेटा कब खुलता है। स्टोमेटा मेरे पास प्लूरल है, ये स्टोमा सिंगुलर होता है। स्टोमा, जो स्टोमा वर्ड होता है जो सिंगल स्टोमेटा के लिए होता है, सिंगल के लिए होता है, स्टोमा वर्ड होता है, ठीक है। ये कब होता है, ओपन होता है डे में, और क्लोज होता है नाइट में। नाइट में क्लोज हो जाता है, और आफ्टरनून में भी क्लोज कर सकते हैं। आफ्टरनून में जब पानी का स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस में इसे क्लोज कर सकते हैं। पढ़ लो बेटा, मैं कंप्लीट कर देता हूं ना तो अच्छा रहेगा, आपको टेस्ट वेस्ट ले पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ा करो यार, देखो लाइव भी पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए भी कितना मुश्किल होता है ना, तो आप भी पढ़ो, ध्यान से कराएंगे इसको, है ना। क्लियर है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो, मैं पूरा कराऊंगा, आप ध्यान से सुनो बेटा। देखो स्टोमा वर्ड सिंगल है, एनसीईआरटी चेक करो, और बहुत सारे होते हैं तो स्टोमेटा कहते हैं, इतनी चीज समझ आनी चाहिए। मेरे पास स्टोमेटा कब खुलता है, दिन में, कब बंद होता है, रात में। आफ्टरनून में वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटा बंद हो जाता है। आफ्टरनून में जब पानी का स्ट्रेस होता है तो भी स्टोमेटा बंद हो जाता है। फोकस करना, मेरे पास ये स्टोमेटा का डायग्राम है, इस सेल को कहते हैं मैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल मेरे पास ये मदद करता है। सब्सिडरी सेल क्या होता है, ये हेल्प करता है किसकी, इस सेल की, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। तो ये मेरे पास सब्सिडरी सेल हो गया, इसे मैं गार्ड सेल कह रहा हूं, इसे मैं क्या कह रहा हूं, गार्ड सेल कह रहा हूं। तो एक मेरे पास सब्सिडरी सेल हो गया, और एक मेरे पास क्या हो गया, गार्ड सेल हो गया। सुनना ध्यान से, देखो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल किसका, बीन शेप है। बीन शेप किस में होता है, डाइकॉट में। किसकी लीफ में होता है, डाइकॉट की लीफ में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से बेटा, मैं ये स्टोमेटा का डायग्राम पहले समझा दूं आपको। ये पास वाले सेल्स को सब्सिडरी सेल कहते हैं इनको। ये मेरे पास गार्ड सेल है जो मैंने ये बना रखा है। गार्ड सेल में मेरे पास जो इनर वॉल होती है, ये जो इनर वॉल होती है, ये थिक और इलास्टिक होती है। दिस इनर वॉल इज थिक एंड इलास्टिक। इनर वॉल क्या है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, और ये आउटर वॉल थिन है। ध्यान से देखें बेटा, दिस वॉल, ये कौन सी वॉल है, जो पोर की तरफ है, जो छेद की तरफ है, ये स्टोमेटल पोर है बेटा। दिस इज स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर। तो ये जो इनर वॉल है, इनर वॉल है, ये थिक एंड इलास्टिक है, और ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल जो है मेरे पास वो थिन होती है, इस पे इलास्टिक और इनइलास्टिक नहीं लिखते, ठीक है। तो जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती है उसे इनर वॉल कहते हैं, ये आउटर वॉल हो गई। यहां पर मेरे पास सेलुलोज की, ऐसे सेलुलोज के कुछ धागे होते हैं, ऐसे लगे हुए, देखो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे लगे हुए कुछ सेलुलोज के धागे होते हैं, इन्हें कहते हैं सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल। क्या बोलते हैं इन्हें, सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल बोलते हैं। देख लो ध्यान से, मेरे पास ये सब्सिडरी सेल है, ये सब्सिडरी सेल है, ये वाला गार्ड सेल है। इसकी इनर वॉल कैसी है बेटा, इनर वॉल कैसी है, थिक और इलास्टिक है, और ये आउटर वॉल जो है वो थिन है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या लगे हुए हैं, सेलुलोज के धागे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको नाम देते हैं, मैं लिख रहा हूं, इनको नाम देते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। और ये कैसे अरेंज होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, रेडियली अरेंज है। जैसे सर्कल में रेडियस होता है ना, वैसे अरेंज है। आप देख रहे हो, जैसे सर्कल में रेडियस होता है ना, वैसे अरेंज है ये।
ये स्ट्रक्चर समझ आ गया पहले। अब आगे समझना शुरू करेंगे स्टोमेटा कैसे खुलता है। क्लियर है? रेडियल लगे हुए हैं, ठीक? हां, क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर है? बोलो जल्दी, यहां तक समझ में आ गया? एक कह रहा ऑडियो नहीं आ रही, पिटाई कर दूंगा तेरी मैं, झूठ बोल रहा है। स्ट्रक्चर समझ लो पहले। दिस इज गार्ड सेल, दिस इज सब्सिडरी सेल। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक स्टेटमेंट बोलता हूं, लिख लेना कॉपी में। गार्ड सेल यहां एपिडर्मिस पे, आउटर नीचे की जो आउटर लेयर है उस पे। सभी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गार्ड सेल अकेले एपिडर्मल सेल होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गार्ड सेल अकेले एपिडर्मल सेल होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर है ये चीज? किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गार्ड सेल अकेले एपिडर्मल सेल हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यह आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये। किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गार्ड सेल में होता है सिर्फ। याद रखो बस, ठीक है? लिख लेना इस बात को। हाँ बेटा, थोड़ा थक गया हूं लेकिन मैं कराऊंगा आपको भी, तो आ जाओ। अब जरा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, आ जाओ पढ़ेंगे। देखो ये गार्ड सेल है, ठीक है? ओपनिंग कैसे होती है समझने की कोशिश करना, पूरा समझ आ जाएगा। देखो मैं ओपनिंग का क्या मतलब है, देखो आप देखो गार्ड सेल कैसे, पहले समझो फिर आपको मैं पूरा समझ आएगा। देखो बेटा, आपके पास ओपनिंग ऐसे होती है। ये मेरे पास ये गार्ड सेल है ऐसे। अगर ये सेल थोड़े से फूल जाते हैं, देखो ये सेल थोड़े से जब फूल जाते हैं तो फूलने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, इस तरीके से, ऐसे। समझो मेरी बात। ओपनिंग, ये सेल जो है ये फ्लैसिड है, ये अभी बंद है। ये देख लो पोर छोटा है, ये पोर स्मॉल है। ये छेद यहां पर देख रहे हो छोटा है, छोटा है। अब यहां पर ये पोर बड़ा हो गया कि नहीं? ये पोर क्या हो गया? लार्ज हो गया। तो इसमें से अब गैस निकल सकती है। अब ये जो है बेटा मेरे पास, ये इस वक्त टर्जिड कहलाता है। टर्जिड समझते हो? फूला हुआ। और इसको मैं क्या बोलता हूं? फ्लैसिड बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं? फ्लैसिड। तो ये फ्लैसिड गार्ड सेल है, ये टर्जिड गार्ड सेल है। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ये बदलाव कराना है मुझे। ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है? ध्यान से देख लो। क्लियर है बेटा? मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। इतनी बात याद करके नोट करके रख लो, एक्सप्लेनेशन आएगा एनाटॉमी में, ठीक है? अभी इसको फोकस करो। हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बता रहे हैं आपको। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा देखो कैसे होगी। ये पोर स्मॉल है तो मैं कह रहा हूं ये अभी स्टोमेटा क्लोज है, इसे कहते हैं स्टोमेटा का बंद होना। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। अभी इसको ओपन करके दिखाएंगे कैसे होगा। पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे स्टोमेटा ओपन करना है तो टर्जिड होना पड़ेगा, सेल को फूलना पड़ेगा। देख रहे हो ये सेल इसके कंपैरिजन में ज्यादा फूल गया है, फूल के इधर पीछे की तरफ आ गया। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टू ओपन स्टोमेटा। टू ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब उस छेद को, उस पोर को। हमें गार्ड सेल को क्या करना पड़ेगा? गार्ड सेल नीड टू बी टर्जिड। उसको क्या करना पड़ेगा? टर्जिड करना पड़ेगा। गार्ड सेल को क्या करना पड़ेगा? टर्जिड करना पड़ेगा, ठीक है? गार्ड सेल नीड टू बी टर्जिड। गार्ड सेल को हमें क्या करना पड़ेगा? टर्जिड करना पड़ेगा। ट्रांसपिरेशन पुल 100% पैसिव होता है। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का कोई भी मैकेनिज्म एक्टिव नहीं हो सकता। क्या प्लांट इतना फालतू है कि 99% उसे पानी बाहर फेंकना और वो एनर्जी खर्च कर रहा होगा उसके लिए? नहीं। प्लांट बेटा, ये प्रोसेस जो होते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस के, इनमें एनर्जी कहां से आती है? फिजिकल फोर्सेस होती है। फिजिकल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे
पानी जो है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए सनलाइट की तो एनर्जी है, वो सन ही तो करा रहा है ट्रांसपिरेशन, उसकी एनर्जी है जिससे वेपर बना हो, तो वो है। तो ट्रांसपिरेशन पैसिव होता है बेटा। हाँ, मैं ये पढ़ सकता हूं कि जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट है वहां पर एनर्जी किसी और फॉर्म में होती है, पर वो वाला प्रोसेस तो पैसिव है ट्रांसपोर्ट का। आ जाओ यहां पे आओ, देखो गार्ड सेल नीड टू बी टर्जिड, तो कैसे होगा पूरा प्रोसेस समझना। देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इन गार्ड सेल डिक्रीज। सबसे पहले देखो बेटा क्या होगा, मेरे पास सोल्यूट इन गार्ड सेल बढ़ा दो, गार्ड सेल में सोल्यूट इंक्रीज कर दो। उसके बाद क्या होगा, मैंने गार्ड सेल में सोल्यूट बढ़ा दिया, मैंने गार्ड सेल में क्या किया, मैंने सोल्यूट बढ़ा दिया, सुनना ध्यान से, सोल्यूट इन गार्ड सेल मैंने इंक्रीज कर दिया। उससे इसमें वाटर पोटेंशियल बढ़ गया कि घट गया, वाटर पोटेंशियल इन गार्ड सेल डिक्रीज, गार्ड सेल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उससे क्या होगा, यहां से पानी आएगा, यहां सब्सिडरी सेल होते हैं ना, उससे पानी आएगा, तो वाटर एंटर करेगा सब्सिडरी सेल से। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर वाटर पोटेंशियल घट गया, तो यहां से पानी आता है इसमें सब्सिडरी सेल से, तो मैं लिख रहा हूं वाटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल एंटर, सब्सिडरी सेल एंटर करेगा। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मेरे पास ध्यान सुने बेटा, मेरे पास क्या होगा, ये जो आउटर वॉल है, आप समझ रहे हो, गार्ड सेल क्या होगा, टर्जिड होने लगेगा। तो गार्ड सेल टर्जिड होगा, गार्ड सेल टर्जिड होगा, टर्जिड मतलब फूलेगा। और कैसे फूलेगा, ये जो आउटर वॉल है ये पीछे की तरफ जाएगी ऐसे, और इसके साथ ये सेलुलोज के धागे जुड़े हुए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो आउटर वॉल है ये पीछे की तरफ जाएगी, यहां पर सेलुलोज के धागे हैं, यहां पर क्या है, सेलुलोज के धागे हैं बेटा ऐसे, वो इसको पीछे खींचेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको मैंने पढ़ाया था ये वॉल थिन है, तो जब इसमें पानी भरेगा तो ये वॉल पीछे की तरफ जाएगी ऐसे, जब ये वॉल पीछे आएगी और ये इसके साथ कनेक्ट है, देखो यहां पर इनका कनेक्शन है और ये इलास्टिक थी, ये इसको भी पीछे खींच देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी कहती है कि जब इसमें पानी आएगा और ये आउटर वॉल पीछे की तरफ जाएगी, इनर वॉल भी उसके पीछे जाएगी, तो ऐसे लिखते हैं एनसीईआरटी। देखो हम ऐसे लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल बल्ज आउट, बल्ज आउट एंड इनर वॉल क्रीसेंट शेप, ठीक है, हेल्प बाई रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल, रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल मदद भी करेगा इसमें। आप समझो ध्यान से, देखो मैंने क्या बताया, देखो मैं ये बता रहा हूं, ये तुम्हारे पास है, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा था गार्ड सेल, आपको पता है ये इलास्टिक है, याद करो दिस इज इलास्टिक, ठीक है, और पानी आया बाहर से ऐसे, यहां से पानी आया, ये वॉल ऐसे पीछे गई, तो इसको लिखा मैंने आउटर वॉल बल्ज आउट, फूल गई, इनर वॉल ऐसे चांद के शेप की होगी, क्रीसेंट ऐसी, तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया, तो इसे मैंने बोला क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट शेप, और इस वाली को बोला बल्ज आउट, उसकी वजह से खुलेगा, उसकी वजह से ये पोर खुल गया। आया समझ नहीं आया, आदर्श छोड़ दे बेटा इस बात को कि स्टोमेटा क्या होता है ना, स्टोमेटा अभी छोड़ दे, मैं बाद में बात करूंगा गार्ड सेल वगैरह ना, अभी छोड़ दे उसको, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता नहीं होता है, वो छोड़ दे अभी, ठीक है, क्लियर। हाँ, क्रीसेंट बेटा मून जैसा, मून जैसा, ये बच्चे स्पीड को लेकर ना बोला करो, क्योंकि मुझे सारे तरह के बच्चों को पढ़ाना ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए बोल सकते हो। क्रीसेंट मतलब ऐसे मून जैसा, आउटर बल्ज आउट, और ये ओपन हो जाएगा ये, और इसमें कहेंगे कि सेल टर्जिड हो गया, सेल टर्जिड होने का मतलब खुल गया।
क्लियर है? हाँ भाई पूरा सुन लो ना ध्यान से, क्या बोला मैंने, सुनो। इसमें वाटर पोटेंशियल घटा है, पानी आया, ये बाहर की लेयर फूली, इधर गई, इसने ये इलास्टिक है ना, इसको खींच दिया अपने साथ, और किसकी मदद से खींचा? ये सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल की मदद से। ये पढ़ाया। आउटर वॉल पल्ज आउट और इनर वॉल क्रीसेंट शेप। क्लियर है ये चीज? अब मान लो मुझे क्लोजिंग करनी है, तब मुझे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करना है। कर लो जरा, क्लोजिंग कैसे करोगे? मुझे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करना है। स्टोमेटा की क्लोजिंग कैसे करेंगे वो देख लो। ये तुम्हारे पास खुला हुआ स्टोमेटा था, ध्यान से देखना। ये खुला हुआ स्टोमेटा था जिसमें ये ऐसे जुड़ा हुआ था। आपको पता है ये इलास्टिक है, ये वाली लेयर थिक थी और ये कैसी है? इलास्टिक है। तो स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा? सबसे पहले देखो क्या होगा। मेरे पास गार्ड सेल में, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो गार्ड सेल में से पानी बाहर चला जाएगा। पानी बाहर चला गया, इसमें से पानी चला गया सब्सिडरी सेल में, तो वाटर मूव आउट। वाटर क्या चला गया? बाहर चला गया। सही है। तो गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, पानी बाहर चला गया। पानी कहां चला गया भाई? बाहर चला गया। पानी बाहर चला गया तो इलास्टिक है कि नहीं बताओ? ये अपनी जगह पर आएगा और इसको ले आएगा, तो वाटर मूव आउट। इनर वॉल इलास्टिक थी एंड रीगेन इट्स शेप, उसने अपनी शेप को रीगेन कर लिया। अपनी शेप को क्या करा? रीगेन कर लिया। देख लो ध्यान से, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ा, पानी बाहर चला गया सब्सिडरी सेल में। मूव आउट फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल। कहां चला गया? सब्सिडरी सेल में चला गया। इनर वॉल इलास्टिक थी और उसने अपनी शेप रीगेन कर ली। आउटर वॉल, तो रीगेन करने से क्या हो गया? देखो ऐसा गार्ड सेल मेरे पास ऐसा हो गया वापसी, तो गार्ड सेल क्या हो गया? फ्लैसिड। गार्ड सेल क्या हो गया? फ्लैसिड। और स्टोमेटा हो गया बंद। कोई डाउट है बताओ? भाई ये इलास्टिक था, अपनी जगह पे वापसी आ गया। इतनी चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है? फिर बात कर रहे हैं फालतू। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नहीं करा रहा बेटा आगे, अब नहीं करा रहा, अब नेक्स्ट टाइम ही कराऊंगा इसको। मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं एक्स्ट्रा लेक्चर डाल दूंगा, इसका खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? मैं इसके आगे नहीं पढ़ा रहा इसको अब, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप मर जाओगे, ज्यादा पढ़ा दूंगा मैं इसे। पर यहां तक पूरा कंप्लीट कर लेना। एक छोटा टॉपिक बचा है कि हाउ के प्लस मैलेट थ्योरी बताना है, मिनरल ट्रांसपोर्ट बताना है और फ्लोएम। तो आधा घंटा मैक्सिमम लेक्चर रहेगा, वो मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, उसको रिकॉर्ड दे दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, थक गया मैं भी। फ्लैंकिंग, फ्लैंकिंग शब्द का क्या, एक बच्चे ने फ्लैंकिंग पूछा। देखो फ्लैंकिंग का मतलब होता है लगा हुआ। सब्सिडरी फ्लैंकिंग, सब्सिडरी सेल इस गार्ड सेल के पास लगा हुआ है, ठीक है बेटा? हाँ, क्लियर है? अब जो बच्चे ऐसे हैं कि सर आज भी नहीं कंप्लीट किया आपने, भाई मैं, मेरे करने से नहीं, तुम्हें भी तो आना चाहिए। चैप्टर बड़ा है तो लाइव में थोड़ा समय लगता है। दूसरी चीज, आपको आज जो पढ़ाया वो सारा सही से समझ लो, सारा नोट कर लो, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। आपने पिछले साल भी देखा, इस साल भी आए थे, ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है, क्लियर? टाइम को लेके मत परेशान हुआ करो कि सर जल्दी करा दो, धीरे करा दो। मेरे को करा दो, मैं सारा कराऊंगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। आपको सारी लाइनें क्रीसेंट शेप, बल्जिंग आउट, ये लिखा हुआ है। इलास्टिक है वापसी। जैसे एक बच्चे ने फ्लैंकिंग पूछा, फ्लैंकिंग का मतलब होता है जैसे ये मान लो ये फोन है, इसके साथ ये लगा हुआ है साइड में, दैट इज फ्लैंकिंग, ठीक है? क्लियर है? हाँ, इतना मत मतलब परेशान हुआ करो कि नहीं ऐसे वैसे ये वो, ठीक है? आपको मतलब जो भी है प्रॉपरली करा दूंगा, टेंशन मत लो उसका, ठीक है? मेन चीज क्या है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो दोबारा कैसे करोगे, ठीक है? तो जो चीज मैंने कहा ना आपको कि बेटा कुछ बच्चों के डाउट ये थे कि सर वो बैच 1 महीने पे उनको जो पढ़ाते उनकी 5 दिन चलती थी कुछ, कभी किसी वीक में। आपकी 6 दिन भी क्लास चल रही है, और दूसरा आपको एक्स्ट्रा भी तो पढ़ाना पड़ेगा,
तो आप ये सोचो कि सर कम पढ़ा के निकल जाओगे, नहीं, क्यों पढ़ाएंगे आपको? आपको सिलेक्शन नहीं कराना, उतना ही पढ़ाएंगे आपको भी, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। नहीं, अब मैं थक गया बेटा, पैर दर्द हो रहे मेरे को, है ना, अब नहीं करा रहा मैं, ठीक है। हाँ क्लियर, ज्यादा नहीं होगा, हाफ एन आवर का एक लेक्चर होगा छोटा सा, वो आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लेना, हाफ आवर, आधा घंटा या 40 मिनट का, उसको देख के कंप्लीट करना, हो जाएगा, ठीक है, कोई चीज नहीं बचेगी आपको। और क्या दूंगा मैं? एक समरी दे दूंगा, एक पीवाईक्यू में करा दूंगा, समरी और पीवाईक्यू, उससे 100% सारी चीजें पूरी, ठीक है। हाँ तो जो बेटा, मैं ऐसे घुमा के थोड़ी बात में, सीधी एकदम डायरेक्ट बात, जो बच्चे जिनको परेशानी हो रही है समझने की, छोटी छोटी लाइनें समझ नहीं आ रही, वो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि कुछ वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड डिक्शनरी में से भी देख लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंग्लिश के वर्ड से आपको समझ नहीं आता। दूसरा, आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हैं, सेकेंड ईयर ड्रॉपर हैं, लक्ष्य नीट के हैं, कई बच्चे तो वो भी हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, हम पूरा पढ़ा रहे हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए, पूरी मेहनत आप करो, पूरी मेहनत हम करेंगे। कोई टीचर जैसे वर्कशीट नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं आपको, वर्कशीट भी दे रहे हैं, है ना, वर्कशीट भी देंगे, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देंगे, सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, पेपर आपका अच्छा बनाएंगे एनसीईआरटी से, तो वो हमारे काम है। आपका क्या काम है? एनसीईआरटी पढ़ो आज पूरी, इसकी जितनी करा दी, रिवाइज कर लो नोट्स, है ना, हो सकता है बीच में टेस्ट होगा तो कैसे दोगे आप? मान लो मैं वेडनेसडे टेस्ट रख दूं, तो तब तो क्लासेस भी चल रही होगी, तो उस बीच में कैसे रिवाइज करोगे? तो आज ही करना होगा, समझ रहे हो ये चीज बेटा? तो वही वाली बात है, कल करना है तो आज ही कर लो इसको, घबराओ मत, होगा। और ये बेटा मैं फिर बोल रहा हूं आपको, डेली छोटी छोटी लड़ाई जीतनी होती है बड़ी जंग जीतने से पहले, तो ये आपको समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 2 महीने बाद छोड़ने से आज छोड़ दो, फिर क्यों फिर लगे हुए झूठ में? अपने अंदर लाओ ना, करना है हमें, ठीक है, क्लियर। झूठी मोटिवेशंस के पीछे क्यों पड़े रहते हो कि यार सर कुछ रास्ता बता देंगे? सर क्या रास्ता बताएंगे? तुम्हें पता है तुम्हें कैसे करना है, तुम्हारी गलतियां तुम्हें पता है, लास्ट ईयर की मिस्टेक पहचानो। आप ये मुझसे पूछ सकते हो क्या सर नोट्स दोबारा बनाए हैं? हमने लास्ट ईयर भी बनाए थे। मैं कहूंगा अगर दोबारा बना रखे उसमें ऐड ऑन कर ले बेटा, कुछ अगर ऐड कर सकता है कुछ ऐड कर ले, वो तेरा काम है, ठीक है। एनसीईआरटी बढ़िया पढ़ ले, रिवाइज करने का तरीका देख ले कि लास्ट में कैसे रिवाइज करेगा तू, ठीक है। वीडियो नहीं देख पाओगे लास्ट में सारी, तो यही चीजें हैं जो आपको समझनी, क्लियर, ठीक है। जिसकी फर्स्ट क्लास थी आज कम समझ आया, इसके सारे लेक्चर्स देख लो ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं ऐसा थोड़ी है बेटा शक्तिमान हूं कि तुम्हें मैं सारा एक ही क्लास में समझा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये सब मूवीज में होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो दिमाग में ऐसे जा रहा है तुम्हारे। रियलिटी ये है कि पुरानी क्लासेस से लेक्चर लिंक होता है, तो जिनकी फर्स्ट थी पहले पुरानी भी देख लो, अगर टाइम नहीं बन रहा है तो जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से पकड़ लो, और पुराना धीरे धीरे कंप्लीट करो, पर बहुत ज्यादा बैकलॉग मत होने देना, ठीक है, क्लियर है। कैनोपी कवर को कहते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी बाहर पानी का वो ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक, ऑस्मोमीटर में बता दूंगा उसमें क्लास में। एंड ऑस्मोसिस पानी अंदर आना, एक्स ऑस्मोसिस बाहर जाना, ठीक। लिग्निन बेटा केमिकल होता है जो हार्डनेस देता है प्लांट को, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बाद में। थैंक यू सो मच, है ना। प्लीज पढ़ाई करना, आज का दिन है तुम्हारे पास, वेस्ट नहीं करना उसे, ठीक है। थैंक यू, बाय।